वीकेंड से पहले बहुत ही छोटे से दायरे में निफ्टी का कारोबार, निफ्टी बैंक में कमजोरी बरकरार। आज बेहद से सीमित दायरे में निफ्टी सिर्फ 100 अंकों के दायरे में कर रहा है कामकाज। कमोडिटी कीमतों में गिरावट से एफएमसीजी शेयरों में आज बढ़ा निवेशकों का भरोसा। टाटा कंज्यूमर सबसे ज्यादा 3% चढ़ा, वहीं एचयूएल, नेस्ले के साथ आईटीसी में भी दिखी खरीदारी। अनुमान से बेहतर रहे पहली तिमाही के फेडरल बैंक के नतीजे। मुनाफा करीब 63% बढ़कर 600 करोड़ रुपए पहुंचा। ब्याज से कमाई यानी नेट इंटरेस्ट इनकम में भी करीब 13% की ग्रोथ। एसेट्स क्वालिटी में सुधार, नतीजों के बाद शेयर में करीब 2% का उछाल। कल आएंगे दिग्गज एचडीएफसी बैंक के पहले तिमाही के नतीजे। 22% बढ़ सकता है बैंक का मुनाफा। ब्याज से आय में 15% की बढ़त संभव। एसेट क्वालिटी में भी सुधार की उम्मीद। एचडीएफसी के साथ मर्जर को लेकर अपडेट पर भी रहेगी बाजार की नजर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा। दिल्ली से वीरेन और मैं हूं हर्षिता सावंत, मुंबई स्टूडियो से। भारतीय बाजारों में आज हमने देखा एक बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार। दरअसल कुछ जोश आया था, कोशिश हुई थी 16,000 के ऊपर टिकने की, लेकिन वो ज्यादा समय तक नहीं हुआ। इनफैक्ट फर्स्ट हाफ में अटेम्प्ट किया, सेकेंड हाफ में अभी भी वो अटेम्प्ट आना बाकी है। लेकिन गौर करिएगा कि 15,927 तक का लो इसने छुआ और ठीक बीचों बीच दरअसल इस समय निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। एकदम फ्लैट है। निफ्टी बैंक दूसरी तरफ, निफ्टी बैंक की चाल इस समय आपको 50 पॉइंट नीचे दिखाई देगी। 34,890 तक की ऊंचाई को छूने के बाद ये भी आज ज्यादा कुछ डिलीवर कर नहीं पाया है। अगर आप ध्यान दें, एडवांस डिक्लाइन रेशियो एकदम सपाट है, 1:1 का ही माहौल बनता दिखाई दे रहा है। मिड कैप इंडेक्स भी हल्की बढ़त पर 50.2 पर। तो कुल मिलाकर ज्यादा कुछ एक्शन होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। विदेशी बाजारों से भी संकेत थोड़े से ठंडे हैं। डाउ फ्यूचर्स हल्की सी हरकत दिखा रहा है। ज्यादा कुछ वहां से एक्स्ट्रापोलेट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 10 पॉइंट ही नीचे है, तो वो भी आप कह सकते हैं फ्लैट। हाँ, अब रिजल्ट्स का पूरा एक्शन बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि कल एचडीएफसी बैंक, फिर अगला हफ्ता कई दिग्गज कंपनियों के नतीजे आएंगे। उस बीच मार्केट एकदम शांत बैठता हुआ, लेकिन एक जो पॉजिटिव ट्रिगर है वो है इंडिया विक्स का आंकड़ा, जो डिसाइसिवली 20 के नीचे ट्रेड करता हुआ, और इनफैक्ट ये एक बड़ी रिलीफ है। लेकिन सवाल यही है फिर इन लेवल्स पर क्या खरीदारी बनती है। वीरू, जब भी हम 16,000 के करीब जा रहे हैं, ऊपरी लेवल्स पर थोड़ा थोड़ा मार्केट अटक कर नीचे फिसल जा रहा है। इंडिया विक्स में भी कूल ऑफ देखने को मिला। दूसरी तरफ कच्चा तेल भी $100 के नीचे ही मंडरा रहा है। तो ये जो पॉजिटिव्स हैं उसको पूरी तरह से रिफ्लेक्ट करने में और उनसे कॉन्फिडेंस लेने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? देखिए हर्षिता, दिक्कत यह है कि कभी भी दवा के सहारे और आई थिंक एफएमसीजी के सहारे इंडिसेस चलते नहीं है। आई मीन निफ्टी को एटलीस्ट वो पुश नहीं मिलता। हमारे पास एक भी वो सेक्टर ऐसा नहीं है जिसे कहते हैं ना एग्रेसिव सेक्टर है, जिसके सहारे मैं तेजी खेल पाता सुबह। कम से कम हर्षिता, सुबह की बात तो ये है। देखिए सुबह जो हुआ सो हुआ, लेकिन ये आखिरी का 1.5 घंटा, 2 से लेकर 3, 3 से लेकर 3:30, इसका सेटअप कुछ डिफरेंट है। मेरी क्लियर कट सुबह अप्रोच थी हर्षिता कि अगर 16,064 नहीं निकलेगा, कोई ज़रूरत नहीं है लॉन्ग करने की। 16,016 और 15,951 इसके नीचे शॉर्ट की अप्रोच रखिएगा, सेल ऑन राइज की अप्रोच रखिएगा। हालांकि निफ्टी में एक बहुत खूबसूरत शॉर्ट ट्रेड नहीं मिला, लेकिन दूसरी अप्रोच थी कि निफ्टी बैंक को आप शॉर्ट कीजिएगा 34,910 और 35,129 जो कि 100 डेमा है। इस क्लस्टर के अगर नीचे रहेगा निफ्टी बैंक, तो एक शॉर्ट का बहुत खूबसूरत ट्रेड बनेगा। और आज हमने जिस 34,500 को छुआ है वो शॉर्ट का एक लॉजिकल टारगेट था। 34,500 क्या था? 34,500 एग्जैक्टली हमारा वो पुट राइटर का जोन था, और वो एग्जैक्टली 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जोन है। अब हुआ क्या है कि हमने मल्टीपल टाइम्स 500 को स्ट्राइक करके एक बेस बनाने की कोशिश की है। हम नहीं जा रहे हैं 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की तरफ बैंक निफ्टी में, जो कि प्लेस्ड है 34,330 के आसपास। अभी हर्षिता, आपने बात करते करते एक चीज स्क्रीन पे दिखाई, और वो था ब्रेंट को मैं भी अभी देख रहा हूं। तो इससे स्लाइटली अगर आप देखें, ये भारत के परिप्रेक्ष्य में वीकेंड पे जाते जाते 98.30 की ट्रेजेक्ट्री, 98.90 की ट्रेजेक्ट्री थोड़ी सी मेरे को अगर आप देखें सरप्राइज कर रही है। गुड। तो मैं यहां पर अब जरा ऑप्शन डेटा देखकर एक कॉल लेता हूं।
लेके आइए निफ्टी के स्टैट्स। निफ्टी के स्टैट्स क्या कहते हैं? देखिए, निफ्टी आज नहीं कोलैप्स हो रहा है अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे। हमने सोचा था कि कोलैप्स होगा, लेकिन नहीं हुआ। हो क्या रहा है? आपकी स्क्रीन पर आएंगी 3 कॉल्स, 3 पुट्स। मिड सेशन में भी 16,000 पे बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग थी हर्षदा। आप उस कॉल राइटर के कन्विक्शन को देखिए, दैट्स ह्यूज। 70 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई, 32 लाख कॉल बिकी। 16,100 की कॉल में 30 लाख कॉल बिकी। 16,200 की कॉल में 21 लाख कॉल बिकी। ये कॉल्स का डेटा ये इंडिकेट करता है बॉस कि जब तक 16,064 ना निकले, डोंट अटेम्प्ट अ लॉन्ग आइदर थ्रू फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। और ये पुट राइटर्स का कन्विक्शन ये कहता है कि जब तक अब 15,900 ना टूटे हर्षदा। ये देखिए हर्षदा, आप 15,900 को देखिए, 45 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई और 25 लाख पुट बिकी है वहां पे। ये इंडिकेट करता है, ये सिंपली ये स्लाइड जो स्क्रीन पर है आपकी इंडिकेट करता है बॉस कि 16,064 याद रखिएगा, आपके मिनट पे, 50 मिनट पे, 5 मिनट पे, 10 मिनट चार्ट्स पे एक ऐसा पिवट लेवल है जो कि पिछले कुछ स्ट्रॉन्ग सेशंस का लो है। तो नो लॉन्ग थॉट्स ऑन निफ्टी टिल वी वॉलेट 16,064 ऑन द हायर साइड, और नो शॉर्टिंग थॉट्स टिल वी वॉलेट 15,900 ऑन द डाउन साइड, क्योंकि दोनों ही कॉल और पुट एक सब्सटेंशियल 1 करोड़ 10 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई लेके बैठी हुई हैं। अब आते हैं निफ्टी बैंक पर। निफ्टी बैंक के स्टैट्स लेके आइए। देखिए, मैं कोई ट्रेड नहीं दे रहा हूं इस वक्त निफ्टी पर। निफ्टी बैंक का ट्रेड लेके आइए। निफ्टी बैंक क्या कर रहा है? 34,551। यहां पे सुबह सेल की अप्रोच थी, और आपने अगर सेल ट्रेड लिया है तो याद रखिएगा डेटा आपके फेवर में है। 34,800 पे ह्यूज कॉल राइटिंग, 900 पे 7 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई, 35,000 पे 26,48,000 का आउटस्टैंडिंग वाई। हर्षदा, ये इंडिकेट करता है कि जब तक 34,900 35,000 की ट्रेजेक्ट्री ना कटे, तब तक आप अटेम्प्ट कीजिए सेल ऑन राइस। एक बहुत खूबसूरत स्टॉप लॉस जो बैंक निफ्टी पे आएगा, वो आएगा करीब 34,910 का। शॉर्ट रहिए, और याद रखिएगा 34,500 अगर इस टाइम क्लोजिंग में कटे हर्षदा, टूटे, तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आप 34,300 की ट्रेजेक्टरी पे जाएं, जहां कि आपका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो मेरे ख्याल से हर्षदा, अभी हमारे पास कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है, एग्रेसिव सेक्टर, जिसके सहारे हम ऊपर का सफर तय करें। और बैंकिंग वीक है, तो बैंकिंग पे वो जो सेल बटन है अभी मैं प्रेस करके रखूंगा। हर्षदा, ओवर टू यू। जी हाँ, बैंक्स में ही दबाव बना हुआ है। इनफैक्ट आज बैंक्स में आप सरकारी बैंक देखें या फिर निजी बैंक, दोनों साइड पर प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ आज टेक्नोलॉजी में फिर एक और सत्र बिकवाली का नजर आया। इनफैक्ट आप ओवर द वीक देखेंगे, जब हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे, इन्फी, टीसीएस जैसे काउंटर्स 4.5% तक का करेक्शन दिखा चुके हैं। तो ये हफ्ता बेहद खराब रहा है और आज फिर 200 पॉइंट तक की गिरावट देखने को मिली है। थोड़ा सा सपोर्ट एफएमसीजी कंपनियों से और चुनिंदा फार्मा स्टॉक से। और वीरू जैसे कह रहे थे कि फार्मा और एफएमसीजी कभी मार्केट को इतना बूस्ट नहीं दे सकते कि पॉजिटिव टेरिटरी में या फिर अच्छे गेन्स पर आए। फार्मा इंडेक्स इस समय भी एकदम शांत होता हुआ। ट्रेंडिंग काउंटर्स लेकिन आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, कहां पर आज एक्शन देखने को मिल रहा है वो स्टॉक्स देखिएगा। थोड़ा सा बायस पॉजिटिव है, थोड़ा सा हल्का सा फ्लैटिश में, तो वो तेजी वाले स्टॉक्स आपके लिए पहले स्क्रीन पर लाएंगे। और आज देखिएगा, टाटा ग्रुप की 3 कंपनियां हैं इन ट्रेंडिंग तेजी वाले ट्रेड्स में। एक तो टाटा कंज्यूमर जो लगभग 3% ऊपर है, दूसरा है टाइटन करीब 2% तक के गेंस, और तीसरा है टाटा मोटर्स लगभग 2% तक का बूस्ट इसने भी दिया है मार्केट को। सिंजीन में आज खरीदारी जो इन्होंने दरअसल करार किया कुछ एक कंपनी के साथ जो दरअसल पशुओं के लिए दवा बनाएगी, और वो एक अपॉर्चुनिटी अगले 10 सालों में $500 मिलियन प्लस तक की बनती हुई दिखाई दे सकती है। तो वो स्टॉक आज भाग रहा है। इसके अलावा मंदी वाले ट्रेड्स जो है वो आपके सामने आएंगे। तो मुनाफा वसूली का दबाव कहां पर है? टाटा स्टील आज करेक्ट कर रहा है खासा, 3% नीचे। विप्रो, एचसीएल टेक में दबाव। जेएसपीएल नतीजे आने वाले हैं और ये स्टॉक 4% नीचे। आपको याद होगा टाटा मेटालिक्स, टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स नंबर्स आए, दोनों छोटी मिड कैप कंपनियां हैं, लेकिन रॉ मटेरियल कॉस्ट का काफी प्रेशर देखने को मिला था। आप देखते हैं जेएसपीएल क्या दिखाएगा। एबिटा पर टन भी उन 2 कंपनियों का थोड़ा सा दबाव में देखने को मिला था। तो नजर रहेंगी इस पर्टिकुलर ट्रेड पर भी, और नंबर्स क्या एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। चलिए, हमारे साथ हमारे सारे जानकार तैयार हैं आपको बताने के लिए आज की क्लोजिंग के आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए।
फंडामेंटल्स पर हेमांग जानी हमारे खास मेहमान जो 2:40 के आसपास जुड़ेंगे। राजेश अग्रवाल हर हफ्ते की तरह आज हमारे साथ तैयार है। इसके अलावा मुंबई से प्रकाश गाबा, समित चौहान जुड़ रहे हैं। राजेश अच्छा, आई बेग योर पार्डन, मानस जायसवाल है, अमित सेठ है और आशीष बहेती हैं। ये सभी जानकार हैं और राजेश सातपुते कुछ देर में जुड़ने वाले हैं। राजेश अग्रवाल तो है ही, राजेश सातपुते भी आने वाले हैं, तो कई सारे जानकार आज साथ देंगे। हर रोज की तरह 4 का चौका कुछ ही देर में हम सस्ता ऑप्शन मानस जायसवाल से लेंगे 2:20 में। फिर 2:30 पर एफनो सुपरस्टार आशीष बहेती देने वाले हैं। मिड कैप का फंडा ट्रेड राजेश अग्रवाल देंगे और 4 का चौका में चार्ट का चमत्कार हम समित चौहान से लेंगे जो हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे जरूर। आज फोकस फार्मा कंपनियों पर। फार्मा कंपनियों को लेकर पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में काफी कुछ खबरें निकल कर आई हैं, तो सेक्टर कैसा है, रिजल्ट से क्या एक्सपेक्ट किया जाए, इस पर बात करेंगे हम प्रभुदास लीलाधर के रिसर्च एनालिस्ट परम देसाई से। इसके अलावा HDFC बैंक जो कल नतीजे पेश करने वाला है और ऑफ कोर्स कल से शुरुआत हो जाएगी निजी बैंकों के नतीजों की, क्योंकि फिर अगले हफ्ते एक्सिस है, इंडसइंड बैंक है, ये तमाम निजी कंपनियों के निजी बैंकों के नतीजे आएंगे, उस पर नजरें होंगी। आशीष को जोड़ेंगे HDFC बैंक के एक्सपेक्टेशंस पर बात करने के लिए। ओके, तो ये अगर आप देखिए नतीजों की बात कुछ देर में आशीष के साथ, लेकिन उससे पहले याद रखिएगा अपडेट्स की बात आई है और शुरू करते हैं मानस से क्रम। मानस, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। मानस, बैंक्स पे प्रेशर है नो डाउट और बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है 50 डीमा पे। आपकी अप्रोच, आपका क्लोजिंग का ट्रेड क्या है? मानस, अपना ऑडियो ऑन कीजिए प्लीज, आप म्यूट पे हैं अपने आप, आपको रखा हुआ है आपने। मैं कह रहा हूँ कि SRF सबसे बेहतरीन लग रहा है अगर हम केमिकल क्षेत्र की बात करें, लेकिन इस टाइम के लिए जो जहां मोमेंटम है वो नवीन फ्लोरिन है। नवीन फ्लोरिन के चार्ट को देखिए तो स्टॉक लगातार 2675 के आसपास सपोर्ट ले रहा है। इंटरडे चार्ट पे भी कुछ मिनटों पहले हमने ब्रेकआउट देखा और वहां ब्रेकआउट पे काफी बेहतरीन वॉल्यूम देखे। मेरा समझना है कि नवीन फ्लोरिन में करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। 3720 के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है, ऊपर की तरफ 3875 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। ऑप्शन में ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा लिक्विडिटी नहीं है, लेकिन कैश या तो फ्यूचर में बिल्कुल ट्रेड लिया जा सकता है। 3720 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए नवीन फ्लोरिन में। ओके, नवीन फ्लोरिन आप पिक कर रहे हैं, केमिकल स्पेस में आप एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं लॉन्ग ट्रेड्स पे। नवीन फ्लोरिन कर क्या रहा है एक बार समझते हैं। यस, डी हाई की ट्रेजेक्टरी में, यस ये एक क्रिटिकल एवरेज के ऊपर ट्रेड करता हुआ और एक जो ड्यू एवरेज है याद रखिएगा वो है इसका 100 डीमा जो कि प्लेस्ड है करीब 3784 पे। याद रखिएगा मैं स्पॉट की बात कर रहा हूँ, ये आपकी स्क्रीन पे फ्यूचर्स है। आशीष बहेती जी, आपका कन्वेंशन ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून हर्षदा मैम, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा भी एक्चुअली कन्वेंशन ट्रेड SRF ही है जो मानस जी ने अभी बताया। स्टॉक काफ़ी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। इनफैक्ट लास्ट फ्राइडे को जो न्यूज़ आई थी रेफ्रिजरेटर गैस के एंटी डंपिंग के बाद, उसके बाद पूरे हफ्ते में इसमें स्ट्रेंथ था। कल एक वीकनेस का दिन ज़रूर था, लेकिन स्टॉक अपने 20 डे को बहुत अच्छे से सपोर्ट ले पाया उस पर, और वहीं से एक वापस आज बाउंस बैक देखने मिला है। तो मैं आशीष आपको रिपैच करते हैं हम, थोड़ी सी आपकी ऑडियो में थोड़ी दिक्कत आ रही है, आधी आधी बात सुनाई दे रही है आधी नहीं, तो टारगेट ही मिस हो गया, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर खरीदारी की बन रही है। 2260 तक के लेवल्स हैं। तो आशीष बहेती को दोबारा रिपैच कीजिए और फिर उनसे टारगेट जरूर लेंगे। गावा साहब आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड क्या है? मुझे लगता है स्टॉक जो ध्यान देना चाहिए वो है HUL। तेजी है, हमने शायद कल भी इसका डिस्कस किया था, अब वो मिलना चाहिए। स्टॉप होगा करीब 2522, टारगेट होगा करीब 2600 का HUL। 2600 के टारगेट के लिए मौका यहाँ पर तेजी का। देखिए धीरे धीरे करके 2500 पर आया और अब सीधे 2600 की बातचीत हो रही है। स्टॉक में बहुत तगड़ा मोमेंटम है और अगर आप वीकली लिहाज से देखेंगे तो इस हफ्ते अगर एक वो विनिंग आइडिया किसी ने पकड़ा है तो वो डेफिनेटली HUL साबित होता हुआ दिखाई दिया है। अच्छा, अब अमित सेठ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित आफ्टरनून, बताइए।
आफ्टरनून हर्षिता मैम, गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हर्षिता मैम, मुझे टाटा मोटर्स काफी अच्छा लग रहा है। टाटा मोटर का अगर हम चार्ट देखें तो इसमें 3 से 4 दिन पहले एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट था। स्टॉक पिछले 3 से 4 दिनों में एक इसने ऑर्डरली पुल बैक दिया। कल इसमें एक डोजी कैंडल बनी थी जिसने कि 10 और 20 और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे रेस्ट किया, और आज हम एक वापस अप मूव देख रहे हैं। तो टाटा मोटर में लॉन्ग की सलाह है। 436 का इसका प्राइस है, टारगेट रहेगा 445 का, और स्टॉप लॉस रखूंगा 430 रुपए का। 445 के टारगेट के लिए मौका टाटा मोटर्स में है, और टाटा मोटर्स में आज अच्छी तेजी देखने को मिली है। सुबह में हम खबर भी बता रहे थे आपको कि मैकेंजी को हायर किया है कंपनी ने अपने सीवी बिजनेस में, और थोड़ी सी ऊर्जा लाने के लिए मार्केट शेयर मेंटेन करे, प्राइसिंग को कैसे कम करे, ओवरऑल जो माहौल है सीवी बिजनेस के लिए कैसे सुधारा जाए, उस पर मैकेंजी इनकी मदद करेगा। स्टॉक चढ़ चुका है। राजेश सातपुते भी जुड़ गए हैं। राजेश जी बताइए। गुड आफ्टरनून हर्षदा जी, गुड आफ्टरनून वीरेन, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हर्षदा जी देखिए, मेरी नजर है टाइटन पे। अगर आप टाइटन का चार्ट देख रहे, डेली चार्ट देखते हैं तो 50 डीएमए का सपोर्ट लेके यहाँ पे आप जो मूव देख रहे हैं हम लोग, और 50 डीएमए के ऊपर जो बनता है वो है इसका 200 डीएमए, जो करीबन करीबन 2220 के आसपास है। ओपन इंटरेस्ट में इजाफा है, सो यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये लेवल अच्छा है। 2170 के ऊपर हर्षदा जी आपको बाय करना है 2150 के स्टॉप लॉस के साथ, और जैसे मैंने कहा टारगेट रहेगा 2220 का। 120 के टारगेट के लिए एक मौका टाइटन में देखने को मिला है। टाइटन की अच्छी खासी चमक बढ़ गई। कल हम बात कर रहे थे कि सोने के प्राइसेस में किस तरह का करेक्शन है। अच्छा, जब इनका इनपुट ही सोना है तो शायद इन कंपनियों के लिए बेहतर रहेगा। होपफुली डिमांड में कुछ बेहतरी आती हुई दिखाई देगी। वापस आशीष बहेती के पास चलते हैं। आशीष जी, एसआरएफ बाय करना है ये तो समझ गए, टारगेट क्या होगा? मैम 2300 का टारगेट रहेगा और 2230 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। 2300 का टारगेट और 2230 के आसपास आप स्टॉप लॉस नोट कीजिएगा। ये है एसआरएफ का ट्रेड, जहां पर एक अच्छी खासी हरकत देखने को मिल रही है। अच्छा, एक दो और ट्रेड, ज्यादातर एक्टिव ट्रेड्स पर आप लोगों ने राय दे ही दी है, लेकिन टाटा कंज्यूमर को क्यों छोड़ दिया? माने टाटा कंज्यूमर देखिए एक अच्छा खासा मूव इसमें बनता दिखाई दिया है, 2.5% के गेन्स, और इस हफ्ते चला है काउंटर ऑन एन एवरेज 3-4% तक की बढ़त दिखाई है इसने। अभी भी खरीदा जाए क्या? बिल्कुल अभी भी खरीदा जाए। आई थिंक हम लोग मॉर्निंग सेशन में हम लोगों ने इसके बारे में बात की थी, और इसीलिए इसमें रिकमेंडेशन अभी के लिए नहीं दिया। लेकिन चार्ट पे तो बेहतरीन लग रहा है, क्लियर कट ब्रेकआउट केस है। पिछले 2 दिनों से बेहतरीन वॉल्यूम देखने को मिले हैं। मेरा समझना ये है कि शायद यहाँ पर आपको 810, 820 तक के भी स्तर देखने को मिल सकते हैं। करंट लेवल्स पे भी खरीदारी कर सकते हैं। 774, 10 रुपए का रिस्क है। 774 के स्टॉप लॉस खरीदारी करिए, कम से कम 810 रुपए के टारगेट के लिए। चलिए, तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स आपकी स्क्रीन पे। ये प्रकाश जी का प्रकाश सर का कल अगर आप देखें कॉल था। प्रकाश सर, अभी क्या आपके जहन में आ रहा है, क्या चेज करना चाहिए? कल टाटा कंज्यूमर हो गया, सिंजिन हो गया, बहुत शानदार कॉल्स थी सर, और अभी क्या अप्रोच कर रहे हैं आप? क्या ग्रिप में लेना चाहते हैं जो कि पोजिशनली काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो? जैसे कि जो टाटा कंज्यूमर देखेगा ये पोजिशनली काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्विंग देखेगा, क्या स्ट्राइक कर रहा है आपको? मुझे बीईएल स्ट्राइक कर रहा है। अब ट्रेड कर रहा है 243 पे। मुझे लगता है 250 की तरफ जा रहा है। बिल्कुल 240 का स्टॉप लगाकर चले हैं तो बीईएल नेक्स्ट वीक जरूर पैसा देगा। हो सकता है आज भी दे दे, लेकिन 250 लगता है जाना चाहिए। फिर 252 भी पॉसिबल है बीईएल में। चार्ट स्ट्रक्चर हाई टाइम फ्रेम में देखें तो सेफ है। शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे बाय सिग्नल जनरेट हुआ है, तो राइट द ट्रेंड। बिल्कुल राइट द ट्रेंड। देखिए, बीईएल स्टॉक हमने सुबह सुबह डिस्कस किया था पहली बार। मेरे ख्याल से मैंने राजेश जी के साथ डिस्कस किया था, हिमानस जी के साथ। 240 की कॉल ली गई थी, और वो 240 की कॉल उस टाइम हमने ली थी, पिक की थी, और अब वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्विंग देखी डे हाई की डिरेक्टरी में 8 रुपये 35 पैसे पे आ चुकी थी। मेरा मत था कि शायद हमको 245 की चेस करनी चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से जो मेहमान थे उन्होंने कहा था कि नहीं, 240 की कॉल चेस करो एट द मनी, इट्स डूइंग वेल। कल नतीजे है, याद रखिएगा बीईएल के। और बीईएल में हो क्या रहा है कि जो रेंज अप्रैल में काफ़ी वाइल्ड थी, जो कि 50 रुपये की रेंज थी, वो स्क्यूज होकर 10 रुपये की आ गई है। और अगर हमें इसकी स्ट्रेंथ पे दाव लगाना है और डाउन साइड को रेस्ट्रिक्ट रखना है, कैलकुलेटेड रिस्क लेना है अर्निंग्स का, तो याद रखिएगा ये कॉल भी एक बेटर विकल्प थी। चलिए, बात हो गई यहाँ पर आपकी बीईएल की। निफ्टी बैंक में एक स्पाइक है, और निफ्टी अगर आप देखें 16,000 की ट्रेजेक्टरी को टेस्ट कर रहा है। एक बार निफ्टी का इंट्राडे चार्ट लेके आइएगा, और निफ्टी बैंक का माफ कीजिएगा, थोड़ा सा स्ट्रेटेजी उस पर चेंज करते हैं, क्या करना चाहिए।
फॉल के बाद, गिरने के बाद बैंक निफ्टी का एक 1037 पे स्ट्राइक था 36,450 को, उसके बाद 1147 पे हुआ, उसके बाद एक 19 पे हुआ और अब एक 34,599 का स्ट्राइक करता हुआ थर्ड या फोर्थ स्ट्राइक है ये। माइनस अगर शॉर्ट ली थी बैंक निफ्टी पे एंड इट्स क्रिएटिंग अ बेस समवेयर अराउंड आई थिंक 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और वो 34,500 के पुट राइटर के जोन के आसपास। लॉजिकल है क्या शॉर्ट कवर कर लें अब? शॉर्ट कवर करने से आई थिंक बेहतर स्ट्रेटेजी ये रहेगी कि आप 34,721 34,721 का स्टॉप लॉस रखिए। अगर उसके ऊपर जाए तब तो अपनी पोजीशन से निकल जाए, अदरवाइज पोजीशन में रहे। देखिए बहुत साइडवेज मूव है, ये बिल्कुल सही है कि बैंक निफ्टी पे अपने 50 डे मूविंग एवरेज और 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास कहीं पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन देखिए ऊपर की तरफ कंफर्मेशन तभी आएगा जब 34,721 के लेवल्स ब्रेक होंगे। उसके ऊपर फिर से तेजी कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद तो आपको शायद 35,150 तक के स्तर देखने को मिल जाएंगे, बट अभी के लिए थोड़ा इंतजार करना बेहतर रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा 34,721 का स्टॉप लॉस लगाइए और शॉर्ट के ट्रेड को दरअसल होल्ड करना है, उसको कवर नहीं करना है। ये क्लियर व्यू आपके लिए बनता हुआ। अच्छा, एक दो और ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, फिर मानस तो तैयारी कर ही रहे हैं सस्ता ऑप्शन की, अगले 3 मिनटों में वो आपको बताएंगे इस समय की अपॉर्चुनिटी। कमेंट्स पर एक बार नजर डाल लेते हैं। कमेंट्स अमित सेठ देखिएगा प्लीज, 1116 के लेवल्स पर 2.5% तक के गेन्स, ओपन इंटरेस्ट एडिशन इनफैक्ट हो चुका है, वॉल्यूम में पिकअप आ सकता है, ऐसे कुछ आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। क्या इस स्टॉक में आप पोजीशन तेजी की तरफ रखना चाहेंगे इन अ वीकेंड सेशन? डेफिनेटली हर्षिता मैम, कमेंट्स का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। इसमें हमने एक बहुत अच्छी रैली देखी, उसके बाद पिछले 3 से 4 दिनों में एक पुल बैक देखा जिसने कहीं ना कहीं सपोर्ट लिया अपने 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में। स्टॉक ने अपना 10 EMA ब्रीच नहीं किया और आज हम इसमें एक अपमूव देख रहे हैं। RSI ने भी 60 के लेवल पे सपोर्ट लेके वापस एक अप ट्रेंड दिखाया, जो कहीं ना कहीं कह रहा है कि मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग है। तो क्यूमेंस में एक लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। थोड़ा सा पोजिशनली भी ये स्ट्रॉन्ग लग रहा है। 1100 का स्टॉप लॉस रखूंगा और 1160 के मेरे टारगेट्स रहेंगे क्यूमेंस में। 1160 के टारगेट के लिए एक मौका जरूर देखना चाहिए। यह है फिलहाल वो स्टॉक आपकी स्क्रीन पर। अच्छा, मिड कैप इंडेक्स एक बार दिखाइएगा। कार्यक्रम की शुरुआत में जब हम मेंशन कर रहे थे तब ये 48 पॉइंट ही बढ़त दिखा रहा था, एकदम फ्लैट था। देखते ही देखते यहाँ पर 100 पॉइंट की तेजी आ गई है और बड़े इंटरेस्टिंग ट्रेड्स दरअसल चल रहे हैं। ऑयल इंडिया 180 के लेवल्स पर आ गया है। BL जिसका जिक्र वीरू ने किया, उसमें हरकत देखने को मिल रही है। कोचिन शिपयार्ड जैसे काउंटर्स में थोड़ा थोड़ा करके एक्शन निचले लेवल से आना शुरू हो गया है। तो ये वो पॉकेट है जहां पर इस समय इस घंटे खरीदारी जोर पकड़ रही है। टाटा मोटर्स अमित सेठ का बाय कॉल था। टाटा मोटर्स के DVR में भी खूब जोश देखने को मिला। इनफैक्ट DVR में ज्यादा वॉल्यूम्स के साथ ट्रेड आज बन रहा है। क्या DVR भी लेंगे अमित आप? हर्षिता में जनरली इन दोनों स्टॉक्स में काफी अच्छा कोरिलेशन है। दे टेंड टू कैच अप ईच अदर। DVR का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, DVR इज आल्सो क्वाइट पॉजिटिव। इसमें भी पोजीशन बनाई जा सकती है। करंटली इसका प्राइस 225 का है। स्टॉप लॉस छोटा सा रखूंगा 222 का, टारगेट्स 230 के रहेंगे। चलिए, तो ये हो गया टाटा मोटर्स DVR पे आपका आउटलुक। अब एक काम कीजिए डायरेक्टर साहब, प्लीज निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स लेके आइएगा। निफ्टी अगर हम 15,994 को स्ट्राइक कर रहे हैं इंट्राडे बेसिस पे, हम घूम के अब उस प्राइस जोन में आ गए हैं जिस प्राइस जोन को हमने आज 10:29 से पहले अगर आप देखें ट्रेड किया था। अब क्या क्या परफॉर्म कर रहा है, क्या कोई बहुत बड़ा मीनिंगफुल इनमें से कोई स्टॉक फ्यूचर देने जा रहा है? लेट्स ब्रिंग HDFC फर्स्ट 2209 पे क्या कर रहा है जनाब? ये अर्निंग से पहले अभी भी 20 डेमा नहीं कटा, तो मैं इसे छोड़ूंगा। HUL पे इस चैनल पे बहुत बात हो चुकी है तो मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। HDFC बैंक क्या कर रहा है जनाब? आपकी स्क्रीन पर 1360 पे। यस, इट्स नाउ क्रॉसिंग 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, बट स्टिल ये कोई ऐसा चार्ट नहीं है जिसके सहारे में आई थिंक निफ्टी की स्ट्रेंथ को प्ले करना चाहूँगा। और एक बार आप रिलायंस इंडस्ट्रीज लेके आइए, वो क्या कर रहा है आपकी स्क्रीन पे 2396 पे ना। ये भी अगर आप देखें ऐसा कोई चार्ट नहीं है जिसके सहारे शायद आप स्ट्रेंथ को प्ले करना चाहें। नहीं, इनमें से तो कोई स्टॉक नहीं है, बट स्टिल आप 15,998 पर, मतलब 16,000 की ट्रेजेक्ट्री के आसपास आके ट्रेड कर रहे हैं। अब लाइए M&M। ये स्टॉक हमने कल सुबह सुबह पहला डिस्कस किया था और तभी भी ये बात हुई थी जनाब कि ये तुरंत नहीं चलेगा, इट विल टेक टाइम। और हमने शायद 1180 की कल कॉल पे बात की थी सुबह सुबह, मेरे को अच्छी तरीके से याद है, मैंने वो लिख के रखा हुआ भी है।
और आज इसने 10 EMA पे सपोर्ट लेके, राजेश सतपुते जी वो डिस्कशन शायद सुबह सुबह आपसे हुआ था, अब ये स्टॉक अपनी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे आज क्लोज होगा। कल पॉजिटिव था लेकिन आज एक्सपेंड हुआ ये स्टॉक। इस वक्त कोई ट्रेड या लॉजिक इस पर या फिर कोई ऑप्शन ट्रेड दोबारा? विनोद जी देखिए, सुबह बात हुई थी और तभी यही मैंने कहा था कि जिस तरह से स्ट्रेंथ पैन आउट हो रही है, मेरे हिसाब से ये 1100 पे एक बार के लिए, सॉरी 1200 पे एक बार के लिए हिट करेगा। तो देखिए यहाँ पे लॉन्ग बिल्टअप भी अच्छा है, तो अगर आपको यहाँ पे लॉन्ग करना है फ्यूचर में तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 1135 का, 1135, और टारगेट सेट करें 1200 1220 का। अगर आपको ऑप्शंस में करना है तो मुझे लगता है थोड़ा सेफ्टी ज्यादा मिलेगा, तो 1160 यानी एटीएम का कॉल ऑप्शन करीबन 25 रुपए पे मिल रहा है, इसे बाय करें। लॉट साइज 700 का है, आपको स्टॉप लॉस रखना है 18 पे। सो फिर से रिपीट करता हूँ, 1160 का कॉल ऑप्शन बाय करें, 25 रुपए पे है, का स्टॉप लॉस रखे और टारगेट सेट करें 35 to 40 का। जी हाँ, तो M&M पे नजर रखिएगा। अगर M&M इस जोन पे भी क्लोज होता है तो ये इसका ऑल टाइम हाई क्लोज होगा M&M का, इसके करियर का। लेकिन अब यहाँ से देखिए वक्त हो गया है हमारे खास सेगमेंट की तरफ रुख करने का, चार का चौका, और इस क्रम में हम पहला पकड़ते हैं ऑप्शन ट्रेड, और सस्ता ऑप्शन का विकल्प आज सुझाएंगे और देंगे, और ये आएगा आज मानस जी के सौजन्य से। मानस जी बताइए क्या पिक किया है आपने ऑप्शन साइड में? देखिए ऑप्शन में मैंने मारुति को रिकमेंड किया है, और मारुति को इसलिए रिकमेंड किया है कि कल भी अगर आप याद हो तो मैंने मेरे ख्याल से 85-80 के आसपास एक बाय रिकमेंडेशन दिया था 85-20 के स्टॉप लॉस से 8700 के टारगेट के लिए, वो ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं, ऑप्शन के टारगेट भी अचीव हो चुके हैं। लेकिन देखिए अब यहाँ कहीं ना कहीं हमें ब्रेकआउट हमने देख लिया है मारुति पे, 8700 के ऊपर स्टॉक निकला है, तो टेक्निकली जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो करीब करीब 9000 रुपए का होगा, तो 300 रुपए की तेजी हम यहाँ से देख सकते हैं। टाटा मोटर्स, एस्कॉर्ट्स, ऑटो में तो ज्यादातर स्टॉक चार्ट पे बेहतरीन लग रहे हैं, तो आई थिंक चांस लेना चाहिए। अब मारुति में आपको जो ऑप्शन बाय करना है वो 8800 का कॉल ऑप्शन बाय करना है। 150 रुपए के भाव चल रहे हैं 8800 के कॉल ऑप्शन के, वहां पर खरीदारी करिए। 114 रुपए 114 का आपको स्टॉप लॉस रखना है, लेकिन ऊपर की तरफ 225 तक के टारगेट्स आपको मारुति के 8800 कॉल ऑप्शन में देखने को मिलेंगे। जी हाँ, मारुति की 8800 की कॉल आपको बाय करनी है और अभी करीब करीब 150 पे ट्रेड कर रही है। थोड़ा सा अगर मैं इन्वर्स चलूँ, उल्टा चलूँ यहाँ से, तो सुबह हमने इसकी कॉल पकड़ी थी राजेश सतपुते जी के साथ डिस्कशन में। राजेश जी हमने पकड़ी थी 8700 की कॉल, सुबह डॉट 151 पे वो हो गई 200 रुपये। तो आपके पास एक डेल्टा ड्रिफ्टिंग का विकल्प खुला हुआ है, आप उस कॉल को लिक्विडेट करके उसके 50 रुपये के प्रॉफिट को बुक करके अब 8800 की कॉल पे आ सकते हैं। और उससे भी पहले चले तो कल प्रकाश सर की ये कॉल थी, और प्रकाश सर आपने बहुत ही वाजिब वक्त पे, अच्छे वक्त पे ये कॉल पकड़ी थी, और मैं खुद भी ये चार्ट को काफ़ी दिनों से देख नहीं रहा था, लेकिन बहुत ही शानदार अगर आप देखें लेवल पे आपने ग्रिप किया था ये ट्रेड। अच्छा अगर आप देखें सीक्वेंस मिला हमको ट्रेड्स पे, और ये जो मानस ने अभी कॉल दी वो आपकी स्क्रीन पे डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आके ट्रेड करती हुई। नाउ 150-125 सुपर स्विंग इस स्टॉक में। थोड़ा सा अगर आप देखें विषय को चेंज करूं, और कुछ स्टॉक्स जो कि हमने सुबह पकड़े थे और आई थिंक उन पे एक बात करने का वक्त है, प्लीज़ लेके आइएगा कमेंट्स। मानस बस एक सेकंड थॉट आपसे ले रहा हूं यहाँ पे, उस लॉन्ग ट्रेड को आप कैरी कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि स्ट्रेंथ है यहाँ पर 3.25% ऊपर। होल्ड रखें अभी भी? बिल्कुल होल्ड करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट हुआ है, जो मेन ट्रेंड है वो पॉजिटिव है, हाई टॉप हायर बॉटम का ट्रेंड है, तो टेक्निकली तो जो पिछले हाईज 1145 रुपए के हैं स्टॉक को टेस्ट करने की कोशिश करेगा, लेकिन ये बिल्कुल सही समय है जब आपको अपने स्टॉप लॉस रिवाइज कर लेना चाहिए। तो स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 1110 के नीचे लगाएं, टारगेट वही रखें जो मॉर्निंग में बात हुई थी, 1145 तक के टारगेट्स आप शायद 1 से 2 दिनों में देख सकते हैं। वीरू ने थोड़ा सा गियर बदलकर कमेंट्स की बात की, वरना एक्चुअली ऑटो कंपनियों में इस घंटे काफी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। मारुति पर 8800 की कॉल सस्ता ऑप्शन के तौर पर आपके सामने आ चुकी है। इससे पहले टाटा मोटर्स डीवीआर की हमने डिटेल में बात की, M&M पर एक राय आ गई। टीवीएस मोटर जो एक ऑल टाइम फेवरेट रहा है इनफैक्ट पिछले 2 सीरीज से, और ये स्टॉक अब भी देखिए तेजी के ही ग्रिप में है। 860 के लेवल्स, आज 3% तक का इजाफा। ओपन इंटरेस्ट एडिशन करीब 4,80,000 शेयरों का बहुत तगड़ा मूव देखने को मिला है। आशीष भैती इस पर एक व्यू दीजिएगा। अभी भी वो डील का इंतजार है कि किस लेवल पर, किस वैल्यूएशन पर वो ईवी वाली डील होगी, उसको लेकर मार्केट में खूब स्पेक्यूलेशन हुआ, लेकिन वो खबर अभी तक आई नहीं है। इस बीच इन्होंने एक नई गाड़ी लॉन्च की। स्टॉक में अब नया रुझान क्या 900 एंड बियॉन्ड के दिख रहा है?
जी हर्षदा मैम, पूरा का पूरा ऑटो पैक में बहुत अच्छी बाइंग दिख रही है आइशर, एस्कॉर्ट्स, टीवीएस और मारुति जैसे स्टॉक्स में, और एक पूरा टेलविंड सेक्टर का मिल रहा है। तो जिस हिसाब से बस बना हुआ है पूरे सेक्टर के लिए, हमें लगता है कि ये 890 तक का तो ट्रेजेक्ट्री बहुत जल्दी टच कर सकता है। 860 पे अभी ट्रेड कर रहा है। जिनके पास भी ट्रेड है या अभी फ्रेश पोजीशन भी बना रहे हैं, तो 845 का एक एसएल जरूर मेंटेन करें फॉर अ टारगेट ऑफ 890 का। 890 के टारगेट के लिए यहाँ पर इस समय मौका है। तो टीवीएस मोटर्स ये रफ्तार अच्छी खासी पकड़े हुए है और इस रफ्तार में आप भी सवार हो सकते हैं 890 तक के स्तरों के लिए। तो ये समय का मोमेंटम ट्रेड। इसके अलावा देखिएगा कुछ और ट्रेड जिनमें थोड़ा थोड़ा करके एक्शन है। राजेश सातपुते ने कुछ देर पहले टाइटन दिया था। अच्छा, टाइटन से पहले एस्कॉर्ट का जिक्र भी कर रहे थे हमारे जानकार यहाँ पर। मानस, एस्कॉर्ट्स लेंगे क्या आप 1658 के लेवल्स पर? ये जो कुबोटा की डील हुई उससे अब स्टॉक क्लियरली रिकवर हो रहा है और 2-2.25% के गेन्स यहाँ पर। पोजिशनली तो बहुत ही बेहतरीन स्ट्रक्चर बन गया है, क्योंकि जितने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस थे 1600 से लेकर 1650 तक, वो सब ब्रीच हो गए हैं। जितने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस थे उन सब के ऊपर स्टॉक निकल गया है। तो अब जो टेक्निकल टारगेट है वो करीब करीब 1700 रुपए का आता है, लेकिन उसके ऊपर अगर हम बात करें तो शायद 1750 तक के भाव भी आपको पोजिशनली देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल बने रहने की सलाह रहेगी। करंट लेवल्स पे अगर आपने पोजीशन ऑलरेडी बनाई हुई है तो स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 1635 कर लें। लेकिन अभी जहां मोमेंटम आ रहा है, आई थिंक ऑटो क्षेत्र में आइशर पे ध्यान रखिए, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि आइशर अपने कंसोलिडेशन के बाहर निकल रहा है। और ध्यान रखिए कि अभी कुछ हफ्ते पहले ही हमने यहाँ पर एक बड़ा ब्रेकआउट लॉन्ग टर्म चार्ट पे देखा है, तो शायद कंसोलिडेशन कंप्लीट हो रहा है। तो आइशर में खरीदारी करने की राय रहेगी। 2970 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए 3110 के टारगेट के लिए। कुड हैव इट आइशर पर अभी एस्कॉर्ट्स आप बोल ही रहे थे तो मेरी नजर आइशर पर गई कि यहाँ पर भी बड़ा मूव देखने को मिल रहा है। तो पूरा ऑटो पैक आप देखिएगा अच्छी खासी रफ्तार में। अच्छा, एक बार दिखा दीजिए हीरो मोटोकॉर्प और बजाज क्या करे, क्योंकि उन्हीं दो की अब तक हमने बात नहीं की है। तो हीरो मोटोकॉर्प 0.5% के ही गेन्स दिखा रहा है यहाँ पर, थोड़ी सी चाल मजबूत होती हुई। बजाज ऑटो दूसरी तरफ 1.1% ऊपर है। गावा साहब, इनमें भी क्या मौका है तेजी करने का, हीरो या फिर बजाज? मैं बजाज देख लेता हूं। अगर बजाज में कहीं चांस है तो यस ले सकते हैं। 3950 का टारगेट होगा और 3875 का स्टॉक मेरे ख्याल से लगा दें तो बजाज में एक तेजी बनती है। रही बात हीरो मोटर्स की, आई थिंक आई स्किप दैट, लेकिन बजाज ऑटो यस अच्छा लगता है मुझे। बजाज ऑटो आपको अच्छा लगा। चलिए एक काम कीजिए डॉक्टर साहब, अब इससे पहले कि हम नए ट्रेड पे जाएं, जरा बाइसेक्ट करते हैं मार्केट को, देखने की कोशिश करते हैं कि क्लोजर टू 16,004 पे मार्केट ब्रेथ इन डेरिवेटिव्स कुछ अच्छी हुई है कि नहीं हुई है। क्या स्टॉक्स शॉर्ट कवरिंग विटनेस कर रहे हैं? लेके आइए वो स्टैट्स। उसके बाद चलेंगे चार का चौका में एफएनओ सुपरस्टार आशीष बहती के पास। लेट्स ब्रिंग दो स्टैट्स, लॉन्ग और शॉर्ट कवरिंग, और लॉन्ग शॉर्ट कवरिंग, साथ ही साथ शॉर्ट लॉन्ग अनवाइंडिंग। अगर आप इनके स्टैट्स देखें इस वक्त, देखिए 12 बजे के आसपास करीब करीब 81 एडवांसेस थे डेरिवेटिव्स में। इस वक्त क्या हो रहा है डॉक्टर साहब, दिखाएंगे जरा प्लीज एक बार जरा। और इस वक्त बाजार में थोड़ा सा, अगर आप देखिए ऑटो की लीडरशिप में जो शॉर्ट कवरिंग है, वो स्विंग जो है वो थोड़ा सा डीप होता हुआ। मैं आपको रखता हूँ स्क्रीन पे डेटा। पहले आते हैं, पूरे बाजार के स्ट्रेट को देखते हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग लॉन्ग जो क्रिएट हुए हैं, याद रखिएगा आज, वो है एक तो ऑटो, उसके बाद अगर आप देखें सीमेंट स्पेस, इसमें भी लॉन्ग क्रिएट हुए हैं, और कैपिटल गुड्स, ये तीन स्पेस जो हैं, और इनफैक्ट फार्मा, ये सबसे स्ट्रॉन्ग लॉन्ग दिख रहे हैं। लेकिन अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक होकर देखें तो सिंजिन, जैसे कि मैंने कहा, फार्मा, ऑटो में टाटा मोटर्स, टीवीएस मोटर्स, एफएमसीजी में आपका हो गया देखिए टाटा कंज्यूमर, और बीईएल कैपिटल गुड्स में, और इनफैक्ट डिफेंस स्पेस में सबसे स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप दिखता हुआ। शॉर्ट कवरिंग कहाँ पे है? नवीन फ्लोरिन, ये जो मानस का ट्रेड था, एचडीएफसी में शॉर्ट स्क्यूज है, एसआरएफ में शॉर्ट स्क्यूज है, मुथूट फाइनेंस में शॉर्ट स्क्यूज है। और आप देखिए 12 से लेकर 2 बजे के बीच में, 2:30 बजे के बीच में लगभग 18 और नए स्टॉक्स आ गए हैं जिनमें लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। तो ठीक है, मार्केट ब्रेथ इन डेरिवेटिव्स थोड़ी सी इंप्रूव होती हुई, दैट्स गुड। और शॉर्ट बिल्डअप मेटल्स में है, नो डाउट अबाउट दैट। जेएसपीएल, टाटा स्टील, सेल, जीएसपीएल में आप देखें तो यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, ग्लेनमार्क में शॉर्ट बिल्डअप हुआ है एक कल के बहुत अच्छे मूव के बाद। लेकिन लॉन्ग अनवाइंडिंग निप्पन में, बंधन बैंक में, पीएफसी में, आईडीएफसी में और आरईसी में देखने को मिल रही है। तो ये थे अगर आप देखें मार्केट के स्टैट्स। लेकिन लॉन्ग्स का थोड़ा सा दबदबा थोड़ा सा बड़ा है।
चलिए अब एक काम करते हैं, 4 का चौका में ही हमारे अगले ट्रेड की तरफ चलते हैं एफएनओ सुपरस्टार आशीष बहेती के पास। बताइए आशीष, क्या पिक किया है आपने इस वक्त? जी वीरेंद्र जी, वैसे तो सारे सुपरस्टार्स ऑटो से ही निकल रहे हैं, बट मैं थोड़ा सा ऑटो के बियॉन्ड जाने की कोशिश कर रहा हूँ। इंडियन होटल्स हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है चार्ट स्ट्रक्चर पे, जिस हिसाब से वापस आज एक पुल बैक देखने मिला है स्टॉक में। हमें लगता है कि ये यहाँ से वापस 250 के बियॉन्ड जाते ही एक रैली इसमें 260 तक की आ सकती है। तो 257 के टारगेट्स के लिए इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस लगाना है इंडियन होटल में वो 243 का। ओके, तो ये देखिए 243 का स्टॉप लॉस और एक अपॉर्चुनिटी तेजी की आपने इंडियन होटल में पकड़नी है। एक तगड़ा मोमेंटम इधर भी आ रहा है एफएनओ सुपरस्टार के तौर पर। ये पिक आपके लिए स्क्रीन पर सामने है। 257 के लेवल्स के लिए ये एक मौका आप इस समय तुरंत प्रभाव से अटेम्प्ट करें। चलिए एक दो ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लिख रहे थे, उससे पहले मिड कैप इंडेक्स 100 पॉइंट की बढ़त पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। एक अच्छा खासा मोमेंटम। कुछ देर में हम राजेश अग्रवाल को जोड़ेंगे मिड कैप फंडा के लिए। एक्चुअली राजेश जी की लिंक पर बड़ी दिक्कत आ रही है, पता नहीं, कोशिश कीजिए डायरेक्टर साहब जल्द से जल्द उनको लाने की, वरना कई अच्छे खासे स्टॉक्स अच्छा दिख रहे हैं। ओ राजेश जी वेलकम। इतनी देर से मैं पूछ रही हूँ राजेश जी है कहाँ, बड़ी प्रॉब्लम हो गई, मैंने सुना ऑडियो वीडियो आपका आ नहीं रहा था। तो आपको वैसे देना है मिड कैप फंड आप अगले 10 मिनटों में, लेकिन आज के लिए कुछ खास थीम आपने सोची है क्या मार्केट में? आज ऑटो में तेजी है, एफएमसीजी कंजम्पशन थीम बड़ी चली है, आपने क्या अप्रोच रखी, क्या क्लाइंट्स को नया सुझाया? देखिए आपने सही कहा कि पहले तो आपको गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून, और जो दूसरे पैनल में मित्रगण हैं सबको नमस्कार। थीम आज तो ऑटो की ही है, फिर वो चाहे ऑटो हो चाहे ऑटो एंसिलरी हो। तो इसमें हमने अभी आज हमारे क्लाइंटों को टाटा मोटर दिलाया है, उसमें कई विशेष चीज़ें हमें नज़र आई। एक तो नंबर्स, जो Q1 के नंबर्स उन्होंने दिए हैं, होलसेल के फिगर्स, वो बहुत उत्साहजनक थे। GLR में भी हमें लगता है कि आने वाले दिनों में बहुत अच्छे नंबर्स आ सकते हैं। EV स्पेस अच्छा है, नए लॉन्चेस अच्छे लिए गए हैं, और सबसे अच्छी बात दो इसमें निकल कर आ रही हैं। एक, मैनेजमेंट ने ये कहा है कि FY24 तक नेट डेट पॉजिटिव हो जाएगी कंपनी, मैंने डेट उतना रहेगा नहीं। और दूसरे सबसे बड़ी बात है जो मीडिया के हवाले से हमें पता चला है कि टाटा टेक्नोलॉजीज़ का इनका जो सब्सिडियरी है उसका IPO आने वाला है। उस वजह से भी मुझे लगता है कि स्टॉक में थोड़ी सी मूवमेंट रहने वाली है। हमारा अनुमान है कि मौजूदा स्तर से कम 10-12% की बढ़त तो बहुत शॉर्ट टर्म में ही हो सकती है, और कोई लंबी अवधि का निवेशक हो जो कि ज़्यादा समय तक रखना चाहता हो, 1.5 साल तक, तो उसके लिए मैं टाटा मोटर DVR सुझाना चाहूँगा, क्योंकि शेयर ऑलमोस्ट सेम है, खाली आपके वोटिंग राइट्स कम है जिसके कारण से आपको डिविडेंड थोड़ा एक्स्ट्रा मिलता है और सस्ते में मिल रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो लंबी अवधि के निवेशक है उसे DVR में निवेश करना चाहिए। मोटर्स, टाटा मोटर्स, DVR दोनों पर ही नजर रखें। यहाँ पर एक अच्छा खासा पोटेंशियल, और टाटा मोटर्स का DVR इस समय देखिए 3-3.25% ऊपर है। टाटा मोटर्स का स्टॉक खुद 2.5% ऊपर है। अच्छा, एक के बाद एक कई सारे ट्रेड्स आ रहे हैं। एक तो समित हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास भी जाएंगे, लेकिन मानस ने भी हाथ उठाया है। मानस बताइए क्या स्टॉक का आपने आइडेंटिफाई किया? देखिए, बलरामपुर चीनी पे ध्यान देना चाहिए। अगर आप बलरामपुर चीनी के चार्ट देखिए तो काफी समय के बाद हम इस तरह का ब्रेकआउट बलरामपुर चीनी में देख रहे हैं। 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर अब स्टॉक निकला है, एक इनवर्स सरेंशियल पैटर्न का ब्रेकआउट है। प्राइस में एक रेजिस्टेंस 365 रुपए के आसपास बलरामपुर चीनी ने उसको ब्रीच किया है। काफी बेहतरीन वॉल्यूम पिछले करीब 15-20 मिनट में देखने को मिले हैं। तो आई थिंक एक ब्रेकआउट केस है, अभी खरीदारी करनी चाहिए 362 के स्टॉप लॉस से कम 380 के टारगेट के लिए। आपकी स्क्रीन पे बलरामपुर चीनी, अगर आप देखें बहुत दिनों बाद ये कॉल आई और बलरामपुर चीनी एक स्ट्रॉन्ग स्विंग देता हुआ। समित चौहान हमारे साथ है, इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। समित, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। समित, आपकी अप्रोच क्या है मार्केट्स पे और आपका कन्विक्शन ट्रेड इस वक्त का? देखिए, मार्केट में अगर की इंडाइसेस की बात करें तो वो एक कंसोलिडेशन के दौर से गुजर रहे। 17,800, 17,850, 15,800, 15,850 ये निफ्टी का एक सपोर्ट है, और ऊपर की तरफ 16,100 एक स्ट्रॉन्ग रेस, ये 250-300 पॉइंट की रेंज निफ्टी की बन चुकी है। बट स्टॉक स्पेसिफिक ही आपको रखना है, थीम्स आपको आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात करें तो जो क्रूड सेंसिटिव स्टॉक्स लास्ट 3-4 दिनों से बज कर रहे,
तो इसमें एक एविएशन स्टॉक इंडिगो हमें काफी अच्छा लग रहा है। ये लगातार हम लास्ट वीक से ये रेकमेंड करते आ रहे हैं। तो कंसोलिडेशन दौर में था और ये वीक ये स्टॉक ने ब्रेकआउट कंफर्म किया हुआ है वन आफ्टर अनदर। आज भी अगर हम देखें तो इसका जो 89 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ये इसने ट्रैवर्स कर दिया है। तो यहाँ से हमें लगता है कि ये स्टॉक में भी मूव एक्सटेंड होगी। 1840 1850 के टारगेट्स हम इंडिगो में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। प्रॉब्ली 2-3 दिनों में आ सकते हैं। 1750 का यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा, बट ये ऑप्शन के जरिए हम ट्रेड करने की सलाह देंगे, जिसमें 1800 का कॉल ऑप्शन जो लगभग अभी 48 के आसपास ट्रेड हो रहा है, ये 23 के स्टॉप लॉस से हम बाय करने की सलाह देंगे। 96 का इसका टारगेट होगा। ओके, इंटरग्लो एविएशन कल भी मेरे ख्याल से कार्यक्रम में अगर आप देखें कॉल थी। मैं एग्जैक्टली अगर आप देखें मेरी जो नोटबुक है उसमें से देख के बताऊंगा आपको कि मेरे ख्याल से ये कल ट्रेड था सचिदानंद उत्तेकर जी का 1785 पे डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। खैर जी हाँ, मैं सही हूँ आई थिंक। चलिए अब एक सेक्टर स्कैन चलाते हैं और इस पर बात करते हैं फार्मा की। और आप 3-4 दिन में जरा प्लीज़ फार्मा के प्राइस बिहेवियर को देखिए। लेकिन देखिए मेरे को थोड़ा विषय चेंज करना पड़ेगा। ये जो ट्रेड था मारुति की कॉल का, प्लीज़ वो कॉल लेके आइए। अगर आपने 4 का चौका में वो पहला ट्रेड किया है 8800 की कॉल, ट्रेड को क्योंकि बुक भी करना बहुत ज़रूरी होता है और उसको अगर आप देखिए बार बार मेंशन भी करना ज़रूरी होता है। इट्स नाउ 173, यानी स्क्रीन पर अब तक 22 रुपए का स्विंग आपको मिल चुका है। मानस एक चेक लेते। मानस, क्या जो क्लोजिंग ट्रेड कर रहा है वो इस ट्रेड को बुक कर ले, कैश में कन्वर्ट कर ले? इट्स 25 रुपीज स्विंग, क्या कहेंगे आप? देखिए मैं तो बोलूंगा कि लेके जाना चाहिए, क्योंकि देखिए इस ब्रेकआउट का आप इग्नोर नहीं कर सकते, और स्पेशली जब सारा पूरा सेक्टर परफॉर्म कर रहा हो तो आई थिंक जो लीडर है वो सबसे ज्यादा बढ़िया परफॉर्म कर सकता है और ब्रेकआउट केस है। तो मेरे हिसाब से कैरी फॉरवर्ड करना बेहतर स्ट्रेटेजी है। स्टॉप लॉस जरूर रिवाइज कर लेना चाहिए। स्टॉप लॉस को रिवाइज करके अब 134 कर लें। 134 का स्टॉप लॉस लगाइए और इसे होल्ड करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए लौटते हैं उस विषय पे और जरा प्लीज निफ्टी फार्मा इंडेक्स लेके आइए और आपकी स्क्रीन पे 12722 पे ट्रेड करता हुआ। और पिछले देखिए आया तो स्विंग 8 मार्च के आसपास भी था और उस वक्त भी एक स्विंग काफी स्ट्रांग था। हम 200 एक्सपोनेंशियल एवरेज के ऊपर आए थे, लेकिन इस बार का स्विंग थोड़ा शार्प है। हमने देखा स्टॉक्स लाइक सिप्ला, सन फार्मा, डॉक्टर एडीज स्पेशली अगर आप देखें काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव देते हुए। सिंजिन अगर आप देखें काफ़ी अगर आप देखें अच्छा कर रहा है। एक काम करते हैं, पहले हेडलाइंस इक्वेशन क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं और हमारे साथ परम देसाई मौजूद हैं, रिसर्च एनालिस्ट फार्म एंड हेल्थ केयर सेक्टर के प्रभुदास लेदर से। परम, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। परम, क्लोजर टू अर्निंग सीजन, अर्निंग सीजन, फार्मा में आपको ये स्ट्रॉन्ग स्पाइक का एक स्ट्रॉन्ग रीजन क्या लगता है? क्या प्राइस बहुत अट्रैक्टिव हो गए हैं, डिफेंसेस पे बाजार फोकस कर रहा है, या फिर आपको अर्निंग्स में एक सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट की उम्मीद है जिसको बाजार चेस करने की कोशिश कर रहा है? आपकी राय क्या कहती है? गुड आफ्टरनून। देखिए अर्निंग्स में थोड़ा सा ये क्वार्टर थोड़ा सॉफ्ट रहेगा, क्योंकि अगर देखिए कि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कोविड रिलेटेड सेल्स काफी थी। इसके लिए इस एब्सेंस ऑफ दैट वाई आपको अर्निंग्स बेसिकली आपकी थोड़ी सबड्यूड दिखेगी और थोड़ी रॉ मटेरियल प्राइस बेसिकली भी इंक्रीज हो गई है, तो आपको वो नियर टर्म में थोड़ा प्रेशर दिखेगा। बट मेरा मानना ये है कि 1-2 क्वार्टर के बाद आपका जैसे ही प्राइस आपका रॉ मटेरियल थोड़ा सब्सिडाइज होना चालू हो जाएगा, एंड यूएस जो बेसिकली थोड़ा सा लास्ट 1 साल से काफी प्राइस इरोशन दिख रहा है हमको, वहां पे आपको काफी इंप्रूवमेंट दिखेगी, स्पेसिफिकली कहीं पे प्रोडक्ट हाई वैल्यू प्रोडक्ट न्यू लॉन्चेस है। सो थोड़ा 1-2 क्वार्टर का थोड़ा सा अर्निंग्स में थोड़ा प्रेशर रहेगा, बट फ्रॉम Q3 ऑनवर्ड से आपको अर्निंग्स में काफी मोमेंटम दिखेगी फार्मा में। ओके, अच्छा परम, एक चीज बताइए, मेरे एक जहन में एक दुविधा है और आई थिंक या फिर वो एक पॉइंट है, क्या ये बाजार स्पेशली जो कोविड नंबर्स में एक इंक्रीज आया है, अभी हम सुबह एक मैनेजमेंट से बात भी कर रहे थे, कल भी मैनेजमेंट से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि हॉस्पिटलाइजेशन बहुत नहीं हो रहा है, सब का सब अगर आप देखें दवा के सहारे बाहर ही ठीक ठाक हो जा रहा है। जस्ट पुटिंग इंस्टेंस ऑफ सिप्ला, आई मीन जिनका एक कोविड जो उनका बास्केट है वो बहुत स्ट्रांग है, उनके पास अगर आप देखें इससे संबंधित दवाएं काफ़ी हैं। क्या ये बाजार उसको भी चेस कर रहा है जिन कंपनियों का एक कोविड मेडिसिन का पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रांग है? क्या झुकाव उस तरफ है थोड़ा सा? मुझे नहीं लगता। ये देखो लास्ट ईयर थोड़ा सा ऐसा था कि जहां पे स्टार्ट ऑफ द ईयर में कोविड रिलेटेड काफी मोमेंटम आया था, काफी लोग चेस कर रहे थे, बट लास्ट अगर आप देखोगे 4-5 महीने से ये सब सब्सिडाइज हो गया है। कुछ कोविड रिलेटेड कुछ भी सेल्स बारिंग 1-2 कंपनी को छोड़ के ज्यादा कुछ कोविड रिलेटेड सेल्स नहीं है।
तो अगर जो भी आप अर्निंग्स देख रहे हैं लास्ट 1-2 क्वार्टर से, वो प्योर आपकी बेस बिजनेस अर्निंग्स की है। अभी कभी कोई कोविड को इतना कुछ फैक्टरिंग नहीं कर रहा है 1-2 स्टॉक को छोड़ के। परम, लेकिन एक चीज इस समय हमने नोटिस की है कि काफी फ्रीक्वेंट यूएस एफडीए इंस्पेक्शंस हुए हैं, एंड मोस्टली इन द रीसेंट पास्ट जो इंस्पेक्शंस हुए हैं उसमें डेटा इंटीग्रिटी के इश्यूज नहीं आए हैं जो भी EIRs इन कंपनियों को दी गई। ऐसे में क्या इन भारतीय कंपनियों की सिचुएशन और ज्यादा बेहतर हो गई है? क्या जल्द से जल्द लॉन्चेस की अनुमति मिलती हुई दिखाई देगी? अगर आप देखोगे कि लास्ट 1-2 साल में इंस्पेक्शंस काफी कम थी बिकॉज ऑफ कोविड रिलेटेड। अभी लास्ट 6 महीने में 3 या 4 महीने में इंस्पेक्शंस काफी बढ़ गई है। सो वो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। नेगेटिव ये है कि आपका इंस्पेक्शन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्पेक्शन बढ़ गया है, आपका कहीं कहीं फैसिलिटीज में ऑब्जर्वेशंस आ रहे हैं, तो उससे आपके न्यू लॉन्चेस कहीं कहीं पे डिले भी हो सकती है। बट एट द सेम टाइम कहीं कहीं किसी की फैसिलिटीज जो अटकी हुई थी, इंस्पेक्शन हो नहीं रहा था, वहां पे आपका इंस्पेक्शन होना चालू हो गया है एंड आपका क्लियरेंस होना चालू हो गया है, तो वहां पे अप्रूवल्स प्रोसेस स्टार्ट होना चालू हो जाएंगे। सो ये मैं देखूंगा ये थोड़ा मिक्स्ड ट्रेंड है। इट्स नॉट कंप्लीटली पूरा पॉजिटिव पूरा नेगेटिव नहीं, मिक्स्ड ट्रेंड है। बट इसमें एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो 3 से 4 साल पहले एक फैसिलिटी पे ज्यादा डिपेंडेंसी हुआ करती थी, वो अभी नहीं है इस सेक्टर में। काफी सारी कंपनीज ने अपनी फैसिलिटीज को डाइवर्सिफाइड कर दी है। तो पहले ऐसा था कि एक फैसिलिटी पे से काफी अर्निंग्स डिपेंडेंसी या न्यू लॉन्चेस की डिपेंडेंसी काफी थी। अब वैसा सिनेरियो नहीं है, अभी काफी कुछ वेल डाइवर्सिफाइड हो चुका है। अब आई गेट दैट पॉइंट, लेकिन एक जो फैक्टर जो नॉर्मली आप फैक्टर इन करते हैं किसी भी समय, स्पेशली जब करेंसी मूवमेंट होती है, कि एक वीक रुपी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनियों को बेनिफिट करता है। ये आईटी के कॉन्टेक्स्ट में उनमें बिल्कुल जान नहीं डाल रहा है, लेकिन फार्मा स्टॉक्स ऑन द अदर हैंड हैव रैलीड। कुछ कनेक्शन है क्या? कुछ फायदा आपको इंस्टेंटली या फिर अगले क्वार्टर में आता दिखाई देगा? बिल्कुल ये रुपी का जो वीक रुपी है उसका उनको डेफिनेटली लार्ज कंपनीज को ज्यादा बेनिफिट होगा जिनका एक्सपोर्ट फोकस ज्यादा है, बिकॉज बहुत सारी कंपनीज हेज भी नहीं करती है। एंड अगर हम देखोगे तो हम जैसे पूरे साल के लिए 75-76 मैंने अपने नंबर्स में लिया था, तो इसमें काफी थोड़ा सा 2-3% अर्निंग्स अपसाइड आ सकती है। बिकॉज अगर ये एज्यूम करें कि पूरा ये 70, 79, 80 का जो लेवल है ये अगर सस्टेन करता है, तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली नियर टर्म में एक थोड़ा सा अर्निंग्स में थोड़ा सा आपको एक सपोर्ट ला सकता है। एंड स्पेसिफिकली जहां पे बिकॉज आपकी रॉ मटेरियल प्राइसेस और एपीआई प्राइसेस काफी बढ़ गई है, तो इन दौरान में अगर आपका रुपी अगर थोड़ा स्ट्रांग रहता है, रुपी वीक रहता है, तो आपको बेनिफिट थोड़ा मिलेगा, मार्जिन में थोड़ा आपका सपोर्ट मिलेगा। इसके लिए अगर आप देखोगे Q-on-Q काफी सारी कंपनीज में मार्जिन में आपको इंप्रूवमेंट दिखेगी। अच्छा परम, हम सब जानते हैं फार्मा सेक्टर इज वेरी वास्ट, इट्स नॉट वेरी सिंपल टू रीड। यू नो, कुछ कंपनियां हैं जो यूएस मार्केट को केटर करती है, कुछ सिर्फ भारतीय कंपनियों पर फोकस, भारतीय बिजनेस पर फोकस कर रही हैं, कुछ रॉ मटेरियल साइड पर सप्लाई के कारोबार में हैं। तो इस समय जब आप वैल्यूएशंस टटोलते हैं और फॉरवर्ड अर्निंग्स टटोलते हैं, बताइए सबसे फेवरेबल ट्रेड कहां पर बैठ रहा है? आपके रेडार पर कौन सी कंपनियां हैं मिड और द लार्ज कैप्स जहां पर इस समय मौका है अभी भी पैसे लगाने का? राइट, अगर आप देखोगे हम बेसिकली पॉजिटिव है एज ए हाउस, डोमेस्टिक फार्मा ओरिएंटेड कंपनीज पे काफी पॉजिटिव है, क्योंकि ये एक इंडस्ट्री है जो ग्लोबली भी बाकी सब इंडस्ट्री से बेटर परफॉर्म कर रही है। 8 से 10% का ग्रोथ दिख रहा है डोमेस्टिक फार्मा में। नियर टर्म में थोड़ा कोविड की वजह से, बेस की वजह से थोड़ा ग्रोथ नहीं दिखेगा, बट Q2 से वापस आपको ये 8-10% का इंडस्ट्री ग्रोथ दिखेगा, जिसमें टॉप 20-25 कंपनीज जो है वो आपका ग्रोथ रेट उनका काफी अच्छा रहेगा। सो हम बेसिकली काफी पॉजिटिव है डोमेस्टिक फोकस कंपनीज जहां पे डोमेस्टिक एक्सपोजर ज्यादा है, और एक्सपोर्ट्स में यूएस स्पेसिफिक पे बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं हो, उनके एक्सपोर्ट्स काफी वेल डाइवर्सिफाइड हो, वैसे क्षेत्र में हम काफी पॉजिटिव है। इन दैट कंस्ट्रक्ट हमें मिड कैप फार्मा नेम्स में इप्का, टोरेंट फार्मा, ये दो नाम हमको काफी अच्छे लगते हैं, और लार्ज कैप्स में सन और सिप्ला हम काफी पॉजिटिव है, जिनकी डोमेस्टिक फ्रेंचाइजी भी स्ट्रांग है और जहां पे यूएस की विजिबिलिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। सिप्ला में जैसे उनके काफी कुछ 3-4 प्रोडक्ट, बड़े प्रोडक्ट के नए लॉन्चेस आ सकते हैं नेक्स्ट 12 से 18 महीने में, और सन फार्मा के केस में भी उनकी स्पेशलिटी जो पाइपलाइन है वो काफी स्ट्रांग है और काफी रैंप अप दिख रहा है लास्ट 2-3 क्वार्टर से। तो ये 4 कंपनी में हम काफी पॉजिटिव है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। और परम जी की अगर आप देखें तो हर पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने बात करी, और इप्का, टोरेंट फार्मा, सन और सिप्ला, ये 4 इनके अगर आप देखें टॉप पिक्स हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और उम्मीद करते हैं जब आपसे अगली बार मुलाकात हो तो फार्मा अच्छा खासा पैसा
इन्वेस्टर्स को, व्यूअर्स को, जो आपको सुन रहे हैं, बना के दे के जाएगा। इस बीच चलिए अब यहाँ से काम करते हैं। इट्स 2:45, अब वक्त हो चुका है आज का मिड कैप फंडा। राजेश अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आइए उनके सौजन्य से लेते हैं आज का मिड कैप फंडा। राजेश जी बताइए, आपका मिड कैप फंडा आज का अगले शुक्रवार तक कम से कम ये तो 10% स्विंग देना चाहिए, बताइए कोई है ऐसा? देखिए, मुझे लगता है ईआईडी पैरी पे ध्यान देना चाहिए। 40,300 टीसीडी की कैपेसिटी इनकी शुगर क्रशिंग की है, उसके अलावा डिस्टिलरी है और कोजिन का पावर प्लांट है। सारे ही बहुत अच्छे चल रहे हैं, नंबर्स बेहद अच्छे आए थे। 9,000 करोड़ के आसपास की इनके मार्केट कैप है, उसके सामने अगर आप देखो तो 56% के आसपास इनकी कोरोमंडल में होल्डिंग है, जिसकी खुद की वैल्यूएशन 10,000 करोड़ के ऊपर हो जा रही है। तो कहने का मतलब है कि मोटा मोटी कंपनी ऑलमोस्ट फ्री में मिल रही है। डेट इन्होंने लगातार कम किया है। 2019 में जो 5,000 करोड़ के आसपास का डेट था वो FY22 में आके 500 करोड़ पे खड़ा हो गया। तो डेट में बहुत भयंकर रिडक्शन किया है इन्होंने। कंपनी के नंबर्स बेहद अच्छे आए थे और मुझे लगता है कि खास करके डेट रिडक्शन को लेकर के या इथेनॉल की जो स्टोरी बन रही है उसको लेकर के इसके मार्जिन्स पे बहुत पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए भी और लंबी अवधि के लिए भी। ईआईडी पैरी आज का मिड कैप फंडा है और इंटरेस्टिंगली जब मैं इस चार्ट को देख रहा हूं तो अभी भी ये स्टॉक अपनी करियर की हाईएस्ट ट्रेजेक्टरी, देखिए अमूमन 5 to 10% जो होता है किसी भी स्टॉक का हाई लेवल से नीचे होना, वो ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी कही जाती है। इसका ऑल टाइम हाई है, इट्स 573, इट्स ट्रेडिंग एट 553, तो हार्डली अगर आप देखें वहाँ से करीब 20 रुपये नीचे है, तो लेस देन आई थिंक 5%, तो इट्स एन ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी और बेहद ही खूबसूरत चार्ट सेटअप है। और इसके एक जरा वॉल्यूम्स को देखता हूँ, वॉल्यूम्स किस प्रकार के हैं। इसमें वॉल्यूम्स यस राइजिंग डे में पिछले अगर आप देखें तो 20 जून से इसमेमें वॉल्यूम्स ठीक ठाक हैं, अच्छे वॉल्यूम्स हैं। तो एक हो गया, देखिए आपका ईआईडी पैरी। एक चेक लेते हैं इंडिसेस का, 34,662 निफ्टी बैंक अभी भी वहीं पर 16,011 के स्तर पर अगर आप देखें तो अब आपका ट्रेड कर रहा है निफ्टी। और देखिए अगर आपका निफ्टी बैंक शॉर्ट था तो अगर मेरी राय के मुताबिक सुबह वाला, तो अब कवर कर लीजिए। अब कोई ट्रेड नहीं बचता यहाँ पे इंडिसेस पे, न्यूट्रल जाइए और वीकेंड खुशी से मनाइए। लेट्स गो न्यूट्रल। निफ्टी बैंक कोलैप्स हुआ लेकिन 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर एक पुल बैक लेकर एटलीस्ट वीकेंड स्पेंड करने की कोशिश करता हुआ, तो अब न्यूट्रल रहिए इंडिसेस पे। क्लोज योर ऑल शॉर्ट और लॉन्ग बेट्स। अब आते हैं एक दो स्टॉक्स और जो कि डेरिवेटिव्स में काफी स्ट्रॉन्ग स्विंग दे रहे हैं सेक्टोरियल आधार पे। देखिए ऑटोमोबाइल्स में क्या हुआ आज, सबसे स्ट्रॉन्ग लॉन्ग क्रिएट हुआ एमएनएम में, बात हो चुकी है। टीवीएस पे बात हुई, एस्कॉर्ट्स को लेके आइए आज 5.3% ओआई एडिशन, इसको और इस चर्चा में शामिल कर लेते हैं। इट्स 1650। एस्कॉर्ट्स ने क्या किया, एस्कॉर्ट्स का प्लीज जरा एक बार एक काम कीजिएगा, कैंडलस्टिक चार्ट रखिएगा और उस पर 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ड्रॉ कर दीजिएगा। राजेश सतपुते जी, एस्कॉर्ट्स का आज का मूव अच्छा है और अपने पीछे वॉल्यूम्स होल्ड करता है और आप समझ लीजिएगा कि इसने लगभग 3 सेशंस में इतना स्ट्रॉन्ग होमवर्क किया है कि पूछिए मत, सारे एवरेजेस को काटा। क्या ये क्लोजिंग आपको इंप्रेस कर रही है? क्या किसी नेक्स्ट वीक के लिए ऑप्शन पर नजर रखनी चाहिए? राजेश सतपुते जी। आई थिंक यस, इसका जवाब यस ही होगा, क्योंकि जिस तरह से बाकी ऑटोज परफॉर्म कर रहे हैं तो एस्कॉर्ट भी लीड करेगा। इसका सेटअप अच्छा है, इसमें ओपन इंटरेस्ट का जो बिल्टअप है करीबन 6.5% का है। यहाँ पे एक छोटा हर्डल है 1660 का, वो पार करते ही ये कम से कम मुझे लगता है 1720 1740 को चेस करेगा। सो यहाँ पे देखिए 1655 के आसपास है। अगर आपको पोजीशन होल्ड रखनी है या लॉन्ग क्रश बनाना है तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 1620 का। जैसे मैंने कहा 1600 1660 1670 ये ट्रेजेक्टरी निकले फिर यू कैन ट्रेल योर स्टॉप लॉस। वीरेंद्र जी यहाँ पे और एक सजेस्ट कर सकता हूँ मैं, 1660 का कॉल ऑप्शन आप देखिए 30-31 पे मिल रहा है, इसे भी बाय कर सकते हो विद स्टॉप लॉस ऑफ 22 और इसका टारगेट सेट करें 45 to 50। मुझे लगता है ये एस्कॉर्ट चलेगा। एस्कॉर्ट्स में तेजी आएगी, यहाँ पर खरीदारी करके चले। अच्छा, आयशर पर एक व्यू दिया था 3100 के टारगेट के लिए। आयशर अब करीब 2-2.25% ऊपर आ चुका है, तो वो स्टॉक भी आप रेडार पर रखिएगा, डे हाई के करीब ट्रेड करता हुआ। समित चौहान तैयार हैं अब चार्ट का चमत्कार लेके। समित बताइए।
देखिए हर्षदा, फार्मा स्टॉक्स बस कर रहे हैं लास्ट 4-5 दिनों से, और जिसमें सिप्ला कहीं ना कहीं सिप्ला ने थोड़ा अंडर परफॉर्म किया हुआ है। अगर लास्ट एक महीने की प्राइस एक्शन देखें तो स्टॉक 950 से लेके 920-25 के एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था, और जब भी हाई लेवल पे आ रहा था थोड़ी सेलिंग आ रही थी, लो लेवल्स पे बाइंग। बट कल उसने फर्स्ट टाइम इन लास्ट 1 मंथ स्टॉक ने जो उसका हायर बाउंड्री है 950-955 का, वो इंट्राडे बेसिस पे सरपास किया था। बट एट द एंड जब कंक्लूड हुआ तब ये थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग की वजह से नीचे एंड क्लोज हुआ। बट आज वापस उसी लेवल से ये स्टॉक में एक खरीदारी दिख रही है, और स्टॉक अभी 960 के ऊपर कन्विंसिंगली ट्रेड हो रहा है। तो हमें लगता है कि फाइनली जो उसका एक ब्रेकआउट का अटेम्प्ट है वो अभी यहाँ पे कंफर्म हो सकता है। इसलिए हम सिप्ला रिकमेंड करेंगे विद स्टॉप अराउंड 948, और इसका टारगेट लगभग 990 का नेक्स्ट वीक फर्स्ट हाफ तक आ सकता है। अगर कोई ऑप्शन के जरिए भी ट्रेड करना चाहता है तो 960 का ऑप्शन जो अभी लगभग 19 के आसपास ट्रेड हो रहा है, वो करंट लेवल पे बाय करने की सलाह रहेगी। टारगेट क्या रहेगा अगर वो 960 का कॉल लेते हैं? 960 या 970? 960 एट द मनी स्ट्राइक हम ये सजेस्ट करेंगे, जिसका आप टारगेट अगर ये 990-992 के एक रेंज में जाता है तो इसका टारगेट लगभग 35 से 37 का रहेगा, और इसमें स्टॉप लॉस 12 का होगा। ठीक है, तो ये देखिए 960 का कॉल भी आप ले सकते हैं जो इन द मनी है, और 990 के लेवल्स के टारगेट के लिए आप तेजी की पोजीशन लेकर चले। सिप्ला आपको याद होगा परम देसाई ने भी एक टॉप पिक के तौर पर आपके लिए पेश किया था, और सिप्ला के लिए और भी एडवांटेज है, ये एंड्योरेंस मास वाली कंपनी को जो खरीद रहा है, तो इसके स्टॉक में भी आपको रिटर्न्स थोड़े से और मोटे होते हुए दिखाई देंगे, पन इंटेंडेड दे, तो वो स्टॉक भी आप रेडार पर रखिएगा। अच्छा, राजेश सातपुते ने इशारा किया उनके हाथ में कोई ट्रेड आया है, फिर हेमांग जानी को भी फटाफट से जोड़ने वाले हैं हम। राजेश जी बताइए। तो जी मुझे लगता है कि मिड कैप्स में यहाँ पे ट्रैक्शन है, तो एक नजर चंबल फर्टिलाइजर पे रखे। 295 एंड 300 ये जोन है जहाँ पे आप कह सकते हैं कि रिस्पेक्ट दे रहा है। इनफैक्ट यहाँ पे 20 DMA का जो सपोर्ट बनता है वो करीबन 298 के आसपास बन रहा है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आप बाय कर सकते हो। इसका टारगेट मुझे जो दिखता है वो कम से कम रहेगा 320 से 325, सो स्लाइटली पोजिशनल व्यू है यहाँ पे। सो बाय चंबल फर्टिलाइजर विद स्टॉप लॉस ऑफ 295, टारगेट सेट करे 320-325 का। 320-325 के टारगेट के लिए एक मौका इस समय चंबल फर्टिलाइजर में। देखिए कई सारी अपॉर्चुनिटीज ये बाजार दे रहा है। निचले लेवल से एक डिसेंट रिकवरी, 250 पॉइंट सेंसेक्स रिकवर कर चुका है। आपके लिए निफ्टी की रिकवरी की चाल भी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, ये भी बहुत तगड़ी चाल दिखा रहा है। इनफैक्ट 15,927 मैंने नोट किया था डे लो, और वहां से अपनी चाल को करीब करीब 80 पॉइंट तो सुधार ही चुका है। चलिए इस बीच हेमांग जानी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे भी एक पर्सपेक्टिव लेते हैं। हेमांग जी, ये हफ्ता काफी इंटरेस्टिंग रहा है। अमेरिका का 9% का ब्याज का आंकड़ा आना, ब्याज का नहीं है, इन्फ्लेशन का आंकड़ा आना, फिर वहां पर ब्याज दरें और बढ़ने का डर, रुपए में एक तरफा गिरावट देखने को मिल रही है, दूसरी तरफ रिजल्ट्स, और रिजल्ट्स में हमने देखे 2 बड़े झटके, TCS और HCL टेक की तरफ से स्टॉक्स कोलैप्स हुए, लॉट्स ऑफ एक्शन। अब इस समय जब आप ट्रेड पर फोकस कर रहे हैं कि क्या लेना है क्या बेचना है, आपके लिए सबसे बड़ा ट्रिगर क्या है? ये ग्लोबली जो हो रहा है कच्चे तेल में, यूएस में एक्सेट्रा, उस पर आप ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, लेकिन या आप कहेंगे कि अब बैक टू बेसिक्स, नतीजे देखिए, नतीजों के बल पर जो कमेंट्री है, जहां पर पॉजिटिविटी है, उस पर पैसा लगाएं? मेरे हिसाब से जो सबसे बड़े ट्रिगर्स है वो ये है कि कमोडिटी के अंदर जो करेक्शन हमने देखा है, वो उसका जो बेनिफिट है वो काफी सारे सेक्टर्स और कंपनीज को मिल सकता है, जैसे कि कंज्यूमर स्टॉक्स हो गए या ऑटो हो गए। डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा थीम है और ये लगातार कंटिन्यू कर सकता है। और दूसरा ये है कि जो मॉनसून की प्रोग्रेस है वो बहुत ही बढ़िया हुई है जुलाई के अंदर, और ये प्रोग्रेस के कारण मैं समझता हूँ कि जो कंसर्न्स फियर्स थे कि भाई किस तरह का ओवरऑल मॉनसून पैन आउट होगा, वो एक कंसर्न चला गया है, और काफी उसके कारण एक पॉजिटिव रब ऑफ हमें देखने को मिल सकता है। तो ऑटो, कंज्यूमर, ये 2 प्रमुख सेक्टर अपार्ट फ्रॉम बैंकिंग, जहां पे मुझे लगता है कि एक बहुत बढ़िया मोमेंटम है, और ये मोमेंटम लगातार जारी रहेगा, और मुझे लगता है कि नतीजे भी जो है बाय एंड लार्ज ये सेक्टर्स के काफी अच्छे आएंगे। ऑटो और कंज्यूमर की आप बात कर रहे हैं, ये लेकिन इम्पैक्ट तो लार्जली Q2 में आएगा ना,
क्या वो स्टॉक्स में अभी से रिफ्लेक्ट हो गया है या फिर आगे और बहुत अच्छा खासा मूव देखने को मिला है? मिसाल के तौर पर HUL देखिए, HUL हमें याद है जब वो पाम तेल के प्राइसेस एकदम पीक पर थे, स्टॉक काफी करेक्ट कर रहा था, वहां से अब 2500 के पार निकला है। कुछ देर पहले 2600 का टारगेट हमारे एक जानकार ने भी दिया। तो क्या अभी भी मौका है? क्या ये स्टॉक्स भाग नहीं चुके हैं? हैवंट दे मूव्ड अहेड ऑफ द न्यूज़? मुझे लगता है कि मूवमेंट डेफिनेटली थोड़ा हुआ है पिछले कुछ दिनों के अंदर, पर हमें ये भी देखना चाहिए कि बहुत टाइम तक ये कंपनीज ने अंडर परफॉर्म किया था और ये जो उनके कंसर्न्स थे कि इनपुट प्राइस प्रेशर्स है वो ईज आउट अगर हो जाते हैं और बेटर मॉनसून के कारण अगर ग्रोथ वापस आती है तो ये स्टॉक्स में बड़ी अपसाइड की पोटेंशियल है। तो मैं समझता हूं कि इसमें कम से कम 10 to 15% अपसाइड बाकी है, particularly HUL and some of the auto names. हिमांग जी, एक और चीज, इस वक्त प्रायर टू अर्निंग्स, आई मीन अर्निंग्स से भी पहले बाजार ने बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन जिस स्पेस पे दिखाया है और जो स्टॉक्स ऑल टाइम ट्रेजेक्टरी पे ट्रेड कर रहे हैं वो है कैपिटल गुड्स। लुक एट सिमेंस, कमिंस, ABB, इवन BHEL चल रहा है, लेकिन एक डिफरेंशियल सा क्रिएट हो गया है बिटवीन द प्राइस परफॉर्मेंस ऑफ सिमेंस, ABB वर्सेस L&T। आप ये जो अंडर परफॉर्मेंस है L&T की, उसको बाय करना चाहेंगे क्या इस वक्त, या फिर आप सब में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं या फिर स्ट्रेंथ के साथ जाना चाहते हैं? लेट्स ग्रिप सिमेंस और ABB, क्या व्यू है आपका कैपिटल गुड्स में? अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो डेफिनेटली L&T आपको लेना चाहिए क्योंकि रिलेटिवली स्टॉक चला नहीं है और थोड़ा वैल्यूएशन से अट्रैक्टिव भी है और काफी डाइवर्सिफाइड उसका पोर्टफोलियो है, जबकि ABB और सीमेंट्स जो है वो कैपिटल गुड्स के अंदर एक निश प्लेयर के तौर पे काम करते हैं और उनका फ्लोटिंग स्टॉक कम होने की वजह से जो प्राइस इंपैक्ट है वो ज्यादा आया है। तो कैपिटल गुड्स मुझे लगता है कि अच्छी एक थीम है और ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म में प्ले आउट कर सकती है। उसमें ABB, सीमेंट्स, कमिंस और L&T ये 4 प्रमुख नाम है और इसमें मैं समझता हूं कि ज्यादा तवज्जो हमें L&T को देनी चाहिए क्योंकि वो थोड़ा लार्ज कैप स्टॉक भी है और रिलेटिवली चला भी नहीं। अच्छा हिमांग जी, एक और प्रश्न आपसे कि अभी भी मैं आपसे कहूं कि एग्जैक्टली अभी राइट नाउ अगर आपको कोई एक बैंक खरीदना है तो वो कौन सा होगा? देखिए अभी शायद जब हम इस बार के नतीजे देखें तो शायद क्रेडिट ऑफ टेक पे इतना सब्सटेंशियल, मतलब डिसबर्समेंट्स में शायद इतना अगर आप देखें प्रेशर नजर नहीं आएगा, NIMs पे प्रेशर नहीं नजर आएगा, लेकिन इसके बाद वाले क्वार्टर्स में शायद पॉसिबली जिस तरीके से डिपॉजिट्स रेट बढ़ रहे हैं वो थोड़ा सा आपके NIMs को थोड़ा सा स्क्यूज करेंगे। तो एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेना हो बैंक्स में तो वो क्या होगा? वो प्रेफर्ड स्टॉक क्या होगा इस वक्त? हिसाब से जो प्रेफर्ड स्टॉक है बाय फार द बेस्ट वो ICICI बैंक रहा है। लगातार कंपनी जो कंसेंसस है उसको बीट किए जा रही है और अगर आप वैल्यूएशन की बात करें तो HDFC बैंक और ICICI की वैल्यूएशन लगभग सेम है। तो जहां पे ग्रोथ और मोमेंटम क्लियरली दिख रहा है वहीं पे मैं जाना चाहूंगा। मुझे लगता है कि ICICI बैंक ये दाम से भी बहुत अच्छी अपसाइड दे सकता है। कम से कम मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में भी रिजल्ट तक एक 5 to 10% का अपसाइड देखने को मिल सकता है। अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तो मुझे लगता है 20 to 25% का अपसाइड ये दे सकता है। हिमांग जी, इनफैक्ट क्योंकि ICICI बैंक की बात हुई है, HDFC बैंक इनफैक्ट अपने नतीजे कल जो पेश करने वाला है उस पर आशीष वर्मा हमारे साथ जुड़ गए। उनसे फटाफट समझ लेते हैं कि ये परफॉर्मेंस इस क्वार्टर का कंपनी के लिए कैसा रहेगा और फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आशीष बताइए। देश के सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर लेंडर कल अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करने वाला है और एक्सपेक्ट करिए हमेशा की तरह इस बार रोबस्ट प्रॉफिट्स होंगे। बिजनेस ग्रोथ लाइकली है कि वैसे ही कंटिन्यू होती हुई नजर आएगी, लेकिन सब जानना चाहते हैं वो मर्जर रिलेटेड अपडेट्स क्या हैं, तो उस पर फोकस होगा। जहां तक हेडलाइन नंबर्स की बात है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं NII में 15% साल दर साल का उछाल, मुनाफे में करीब 22% का जंप, लेकिन स्ट्रीट वॉच आउट करेगी NIMs एक्सपेक्टेड है स्टेबल रहेंगे। इनफैक्ट पिछले 5 क्वार्टर से 4% से 4.1% के बीच NIMs हैं। इस बार भी इसी के रेंज में आपको नजर आएंगे। जहां तक स्लिपेजेस की बात है, CLSA की एक रिपोर्ट देख रहे थे हम लोग, 3,500 करोड़ रुपए के स्लिपेजेस एक्सपेक्टेड, लास्ट क्वार्टर से 4,000 करोड़ से रिड्यूस होंगे। कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स 11% साल दर साल, 1% Q on Q का जंप।
एसेट क्वालिटी स्टेबल आपको नजर आएगी। जो लास्ट क्वार्टर की एसेट क्वालिटी थी वो आपकी स्क्रीन पर आएगी। यहां दिक्कत दो, एक तो स्टॉक का परफॉर्मेंस साल के हाई से 20-22% कमजोरी के साथ कामकाज कर रहा है। जब से वो मेगा मर्जर अनाउंस हुआ है तब से वो स्टेबलाइज हुआ नहीं, कमजोरी के साथ ही कामकाज कंटिन्यू। और दूसरी ज्यादा बड़ी दिक्कत, गोरे जो माल बेच रहे हैं, अपडेट आ गया है शेयर होल्डिंग पैटर्न का इस जून क्वार्टर का, वो आपकी स्क्रीन पर आएगा। ये है ये तो कुछ एफपीआई की होल्डिंग्स बताता हूं आपको। दिसंबर क्वार्टर में 37.5% था, मार्च क्वार्टर में रिड्यूस होकर 35.6 और जून क्वार्टर में और होल्डिंग रिड्यूस हो गई, ये ताजी 32.3%। हर क्वार्टर एफपीआई एफआईएस की होल्डिंग इस कंपनी में रिड्यूस हो रही है। वो ज्यादा बड़ा पेन, लेकिन नंबर्स एक्सपेक्टेड कि डिसेंट मोमेंटम कंटिन्यू होगा। डिसेंट मोमेंटम कंटिन्यू होगा ये उम्मीद है, लेकिन स्टॉक आप देखें तो थोड़ा सा हल्के साइड पर ही रहा है, इसमें ज्यादा कुछ आतिशबाजी दिखाई नहीं है। ये नंबर से क्या कुछ इसमें और जान लौटती हुई दिखाई देगी, या फिर जब मर्जर फाइनल होगा उसी के बाद एक व्यू लेना बनता है? हिमांग जी, आपकी व्यू क्या है एचडीएफसी बैंक पर? देखिए, नंबर्स तो मुझे लगता है कि काफी स्टेडी होंगे, कंसिस्टेंटली बैंक परफॉर्म कर रही है और क्रेडिट ग्रोथ वगैरह के ऊपर डेफिनेटली हमारी नजर होगी। पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एचडीएफसी बैंक में जिस तरह का मोमेंटम बैंकिंग सेक्टर के अंदर एक हमें देखने को मिल रहा है, उसमें कहीं पे वो लैग कर रहा है। तो ये रिलेटिवली स्लो मूवर होगा और मुझे लगता है कि अगर आपका व्यू ऐसा है कि आपको एक स्टेडी परफॉर्मेंस चाहिए जहां पे डाउनसाइड रिस्क कम है, तो डेफिनेटली एचडीएफसी बैंक एक अच्छी चॉइस हो सकती है। पर अगर आपको थोड़ा अग्रेसिव हाई बीटा प्ले में जाना है, तो मैं समझता हूं कि आईसीआईसीआई बैंक और स्टेट बैंक ये दो रिलेटिवली बेटर परफॉर्मिंग बैंक्स है, उसमें जाना चाहिए। मैं आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई जैसे ट्रेड्स पर फोकस करें। अच्छा हिमांग जी, ये आईटी कंपनियों को हो क्या गया है? रुपये में इतनी गिरावट, उसका कुछ फायदा नहीं मिल रहा है। अच्छा, इस समय हम देख रहे हैं, अंडरस्टैंड द फैक्ट कि शायद अगले 2 क्वार्टर्स में मामला अमेरिका में और बाकी यूरोप में बिगड़ सकता है, इसीलिए थोड़ा सा कॉशियस हो गया है मार्केट। लेकिन एक तरफा बिकवाली के ग्रिप में आ गए हैं काउंटर्स। आप देखिए टीसीएस, आप देखिए एचसीएल टेक, एक हफ्ते में 7% टूटा है कुछ स्टॉक। क्या आप भी पोजीशंस काट रहे हैं यहाँ पे? मैं समझता हूं कि शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली ये सेक्टर एक सबड्यूड परफॉर्मेंस दे सकता है। शॉर्ट टर्म में मुझे कोई बड़े अपसाइड ट्रिगर्स नहीं लग रहे हैं। प्रमुख कारण यही है कि यूएस के अंदर लोगों को कंसर्न लग रही है कि जो आईटी स्पेंड है वहां पे स्लो डाउन होगी, मार्जिन्स के अंदर काफी प्रेशर है और जो ग्रोथ की लोग उम्मीद कर रहे थे उसके मुकाबले जो ग्रोथ की आउटलुक है वो इतनी अच्छी नहीं आ रही है। तो एफआईएस के पास अभी भी काफी सब्सटेंशियल होल्डिंग है और उनकी जो सेलिंग चालू है, तो ये सेक्टर अंडर परफॉर्म कर सकता है। शॉर्ट टर्म में मैं समझता हूं कि उससे दूर रहना चाहिए एटलीस्ट बाइंग करने से। अगर आपका व्यू 1 साल या उससे ऊपर का है तो डेफिनेटली टीसीएस, इन्फोसिस और एचसीएल टेक के तीनों में आप निवेश कर सकते हैं। मे बी आपको और 3 से 5% की गिरावट देखने को मिल सकती है, पर रिस्क टू रिवॉर्ड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए पॉजिटिव है। अच्छा सर, एक आखिरी प्रश्न पूछूंगा पॉसिबली आपसे हिमांग जी, और वो है केमिकल बास्केट। देखिए, ये वो बास्केट थी जिसने बहुत पैसा बना के दिया 2020 में, 21 में तो पूछिए मत, इतना वाइड स्विंग था कि पूछिए मत। बट अभी देखिए प्राइसिंग अभी भी स्ट्रांग है। मेरे को याद है, मेरे ख्याल से कुछ दिनों पहले हम विनती ऑर्गेनिक्स से बात कर रहे थे, पता नहीं किसी कंपनी से। प्राइसिंग स्ट्रांग है। चाइना से अगर आप देखें कुछ सप्लाई कंसर्न्स हैं, नो डाउट, बट क्या वो चार्म, वो क्रीमी लेयर जो हमने 2020-21 में एंजॉय करी, वो जनरेट कर पाएंगे ये सब स्टॉक दोबारा? इट्स अ बाय, अवॉइड, या फिर स्टिल होल्ड? क्या अप्रोच क्या है आपकी इस पे? है कि जब हम केमिकल सेक्टर की बात करते हैं तो कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि जेन्युइन वैल्यू ऐड करते हैं और काफी उनकी कॉम्प्लेक्स जो प्रोडक्ट्स है उसकी जो पोजीशनिंग है वो कॉम्प्लेक्स है। दे आर नॉट कमोडिटी बेस्ड कंपनीज। तो जैसे कि क्लीन साइंस हो गया या विनती ऑर्गेनिक्स हो गया,
दीपक नाइट्राइट हो गया। तो इन सब की अगर आप प्रोडक्ट रेंज और इनकी जो ओवरऑल जो कॉम्प्लेक्सिटी है प्रोजेक्ट की, वो अगर आप देखें तो ये बहुत ही बड़ी स्ट्रक्चरल स्टोरी है। पर्टिकुलरली चाइना प्लस वन के अंतर्गत ये एक बहुत बड़ी थीम के तौर पे उभर के आ सकते हैं। डेफिनेटली उसमें थोड़ी सी वॉलेटिलिटी आ सकती है, क्योंकि चाइना में कभी लॉकडाउन होते हैं, कभी लॉकडाउन ओपन होते हैं, कभी बेल आउट करते हैं। तो ये सारी चीजों के कारण थोड़ी सी प्राइसेस के अंदर फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिल सकती है, पर ये एक बहुत बड़ी थीम है और मैं समझता हूँ कि इसमें डेफिनेटली एक स्मॉल एलोकेशन करना चाहिए। और हमारे जो प्रिफर्ड पिक्स है उसमें नंबर 1 इज क्लीन साइंस, दूसरी है विनती ऑर्गेनिक्स और तीसरा है दीपक नाइट्राइट। विनती, दीपक नाइट्राइट, ये कुछ क्वालिटी कंपनियां जिस पर आप कह रहे हैं अपॉर्चुनिटी रहेगी। अच्छा, ये तो हमने कई सारे सेक्टर्स की आपसे बात कर ली हेमांग जी, लेकिन आपका टॉप कॉल इस समय क्या है? कोई खास ऐसा स्टॉक जिसकी हमने अभी तक चर्चा नहीं की है, जो आपने थोड़ा सा और डिटेल रिसर्च करके निकाला है, जहां पर अपॉर्चुनिटी है, वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव है, कुछ है क्या ऐसा? मेरे ख्याल से थोड़ा सा ये मतलब हटके है। हमने रिसेंटली LIC के ऊपर एक इनिशिएटिंग कवरेज का रिपोर्ट निकाला है और काफी पिट चुका है स्टॉक। काफी रिटेल इन्वेस्टर्स थोड़े डिसअपॉइंट भी हुए हैं, पर उसके जो नतीजे आए थे और जिस तरह की एम्बेडेड वैल्यू वगैरह आई है, तो मुझे लगता है कि जो इन्वेस्टर्स है जिन्होंने IPO में लगाया था, नीचे में मिल रहा है, उनको डेफिनेटली एक एवरेज करना चाहिए। और जो निवेशकों ने नहीं लगाया था पैसा, उनके लिए भी मैं समझता हूं कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो इसमें डेफिनेटली एक साल की अवधि से इन्वेस्ट करना चाहिए। और जाएगा क्या हेमांग जी? सॉरी, कैन यू रिपीट दैट? ये अपने IPO इशू प्राइस के ऊपर जाएगा क्या इन द नेक्स्ट 1 ईयर? ऐसी उम्मीद है क्या आपको? जाएगा, बिल्कुल जाएगा। मुझे लगता है कि उसकी पोजीशनिंग और जिस तरह की मार्जिन के अंदर हमने इंप्रूवमेंट देखी है, वो अगले 2-3 क्वार्टर में और क्लैरिटी आ जाएगी। बट इस तरह की एम्बेडेड वैल्यू और मार्जिन की जो पिक्चर है, उसमें मुझे लगता है कि डेफिनेटली इन्वेस्टर्स आएंगे और IPO के ऊपर भी स्टॉक जाएगा और काफी अच्छा वेल्थ क्रिएशन करके जाएगा। जो एम्बेडेड वैल्यू कंपनी ने पोस्ट की वो 5.41 लाख करोड़ की। कल ही वो शाम को डेटा आया, जो थोड़ा सा डिले होकर आया। होपफुली अगली बारी ये Q1 के जब नंबर्स आएंगे तो टाइमली वो नंबर्स आते हुए दिखाई देंगे। और VNB मार्जिन 15% पर आए हैं, जो प्रॉमिसिंग है। हेमांग जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए और इन तमाम स्टॉक्स पर बात करने के लिए। तो कुछ खास थीम्स हेमांग जानी ने हमारे लिए आइडेंटिफाई की है। एक तो कंजम्पशन में FMCG और ऑटो। कंजम्पशन में FMCG और ऑटो पर आप ध्यान दीजिएगा, 10 से 15% की अपसाइड की उन्होंने बात की। फिर वो मेंशन कर रहे थे कि IT कंपनियों में दरअसल थोड़ा सा डाउनटिक रहेगा, तो लॉन्ग टर्म में पैसा बनाना है तो शायद धीरे धीरे करके खरीद सकते हैं, लेकिन इस समय अग्रेसिवली कुछ ना लीजिए। केमिकल में क्लीन एंड साइंस, विनिती, दीपक फर्टिलाइजर, दीपक नाइट्रेट, आई बेग योर पार्डन, ये कुछ ट्रेड्स हैं। और आखिर में उन्होंने कहा कि LIC, इस पर मोतीलाल ने एक बहुत डिटेल में हाल ही में रिपोर्ट निकाली थी, यतिन ने उसके डिटेल्स भी हमारे साथ साझा किए थे। तो ये इशू प्राइस के ऊपर जा सकता है अगले 1 साल में। तो जिनके पास इशू से है वो अभी ले सकते हैं एक एवरेज करने का मौका, और जो नहीं ले पाए तो ये अच्छा लेवल है खरीदने के लिए। प्रॉमिसिंग बिजनेस है ये। तो ये फिलहाल कुछ स्टॉक्स जिन पर आगे आपकी नजरें होनी चाहिए लंबी अवधि के लिहाज से। इस बीच बाजार दिन के ऊपरी स्तरों पर आ चुका है। ये एक और अच्छी चीज देखिए, 16,047 तक का लेवल तो डे हाई पर है। 16,041 जब हमने सुबह में नोट किया था, उसके बाद नीचे आए थे, अब डे हाई पर ये इंडेक्स ट्रेड करता हुआ। निफ्टी बैंक भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, पॉजिटिव टेरिटरी में है। 34,889 हालांकि डे हाई था, ये सिर्फ 11.2 पर है। मिड कैप्स में अच्छा खासा जोश देखने को मिला है, ये अच्छी खासी हरकत दिखा रहा है, उस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। डाउ फ्यूचर्स का कोई अपडेट है तो डायरेक्टर साहब वो भी लेकर आइएगा, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स जब हमने शुरू किया था शो, करीब करीब 10 पॉइंट नीचे ट्रेड करते हुए दिखाए थे डाउ फ्यूचर्स। मैंने तो मुझे जो दिख रहा है 80.2 पर है। क्या वाकई में ऐसी स्थिति है? बताइएगा प्लीज, अपडेट दीजिएगा। लेकिन एक अच्छे खासे मोड़ पर हम आकर खड़े हो गए हैं। मानस डे हाई पर इंडेक्स ये अगले हफ्ते के लिए तेजी की पोजीशन कैरी करेंगे क्या? और मैं आपसे इसीलिए पूछ रही हूं क्योंकि मार्केट में हमने हर दिन इस पूरे हफ्ते हल्की हल्की मुनाफा वसूली दिखाई।
लेकिन आप एकदम कॉन्फिडेंटली कह रहे थे कि देखिए डिप पर खरीदने वाला मार्केट है, तो क्या ये 16,000 के ऊपर का ट्रेड कैरी करेंगे आप अगले हफ्ते? देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं कि लोअर लेवल पे निफ्टी सपोर्ट ले रहा है, लेकिन मैं एक्चुअली इंतजार कर रहा हूँ 16,060 के लेवल्स को ब्रेक होने का। एक बार 16,060 के लेवल्स ब्रेक हो जाएंगे, 15-20 मिनट निफ्टी उस पर ट्रेड कर लेगा, तो उसके बाद खरीदारी करेंगे। हालांकि जिस तरह की रिकवरी पिछले करीब 1 घंटे में देखने को मिली है, उसको देख के ऐसा लगता है कि शायद 16,060 के लेवल्स भी ब्रीच हो जाएंगे और फिर से हमें 16,200 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। तो अगर ये अज्यूम करके ट्रेड लेना है कि ब्रेकआउट हमें आज है तो मंडे को मॉर्निंग में देखने को मिलेगा, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि कॉल ऑप्शन के थ्रू इसको एक ट्रेड लेना चाहिए। 16,100 का कॉल ऑप्शन लीजिए। मैं 28 जुलाई वाले ऑप्शन की बात कर रहा हूं, तो 16,100 कॉल ऑप्शन 16,100 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी करिए। 172 के प्राइस चल रहे हैं, 130 के स्टॉप लॉस से यहाँ खरीदारी करिए 275 के टारगेट के लिए। चलिए, तो 16,100 की कॉल आप हमारा कैरी करा रहे हैं निफ्टी एट 16,049। और अब एक काम करते हैं, BTST का क्रम शुरू करते हैं यहाँ से और शुरुआत करते हैं समित चौहान से। समित, बताइए क्या ट्रेड कैरी करेंगे आप मंडे मॉर्निंग के लिए? देखिए, इंडिगो और सिप्ला के बाद यहाँ पे हमें BEL काफ़ी अच्छा लग रहा है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड स्टॉक ने एक 2-3 महीने के कंसोलिडेशन से एक ब्रेकआउट आज कंफर्म किया हुआ है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम चार्ट देखें तो एक प्रिसाइज इसमें एक क्लासिकल ट्रायंगल पैटर्न हुआ है, उसका अभी ब्रेकआउट ये स्टॉक ने कंफर्म किया हुआ है। तो यहाँ से हमें लगता है कि 255, 258 के लेवल्स प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक में ये स्टॉक में हमें दिख सकते हैं। 236 के स्टॉप लॉस से हम BEL लॉन्ग करने की सलाह देंगे और 259 का टारगेट होगा। ओके, आप BEL, तो ये स्टॉक डे हाई पे जनाब क्लोज हो रहा है। सुबह सुबह आज हमने जो पहला ट्रेड लिया था वो लिया था 240.45 पे। BEL फर्स्ट BTST ट्रेड समित चौहान जी का। राजेश जी, बताइए आप क्या ट्रेड पिक करेंगे? देखिए, कैपिटल गुड्स में यहाँ पे अच्छा मोमेंटम है। सुबह सीमेंस की बात की, अभी L&T देखिए, लार्सन एंड टुब्रो में अच्छा मूव मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि BTST के लिए L&T ठीक रहेगा। यहाँ पे कैचअप रैली है जिसका टारगेट होना चाहिए 1700, 1720 का। 1660 के ऊपर ये बाय है, स्टॉप लॉस होगा 1645। L&T 1684 पे राजेश। अच्छा, मैं वाकई अगर आप देखें आज L&T का चार्ट नहीं देखा, जरा एक बार देखेंगे रकी क्या कर रहा है। राशन आपकी स्क्रीन पर और आप समझ लीजिएगा कि ट्रेड कर रहा है 1685 पे। यस, याद रखिएगा आज L&T की क्लोज आया है अबव ऑल मूविंग एवरेजेस। इसने 200 EMA को क्रॉस किया है 8 जुलाई, यानी 8 जुलाई यानी लास्ट फ्राइडे को भी ये क्लोज ऐसे ही आया था, लेकिन अगले डे रिवर्सल हो गया था। बट अगर आप आज की कैंडल को और पूरे हफ्ते की कैंडल को कंसिडर करें तो इट्स ए टिपिकल फ्लैग ब्रेकआउट, और जिसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग एवरेज कट रहा है, वो है 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। नाइस ट्रेड। मानस, आप क्या कैरी करेंगे? मैं टाटा केमिकल को कैरी करके जाना चाहूंगा। अगर आप टाटा केमिकल्स के चार्ट देखिए तो करीब 4-5 दिनों से हम कंसोलिडेशन देख रहे थे और कंसोलिडेशन एग्जैक्टली 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर हो रहा था। लेकिन आज के पैटर्न को देख के लगता है कि ऑलरेडी स्टॉक ने ब्रेकआउट दिखा दिया है और करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। 844 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए, 10 रुपए का रिस्क है। लेकिन ऊपर की तरफ 875 से लेकर 885 तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं। तो 20 से 30 रुपए का अपसाइड देखने को मिलेगा, 10 रुपए का रिस्क है। तो 844 के स्टॉप लॉस से टाटा केमिकल में खरीदारी करिए। 844 का स्टॉप लॉस, 875 तक की तैयारी। स्टॉक में एक एक्शन देखने को मिल रहा है टाटा केमिकल्स मानस की पिक इस समय। आशीष बहेती, आपका ट्रेड? नया ट्रेड नहीं ऐड करना चाहूंगा। इंडियन होटल्स हमने डिस्कस किया था, हमें लगता है कि उसमें ही एज ए BTST भी जरूर ट्रेड बनाया जा सकता है। अभी भी स्टॉक अपने ऑलमोस्ट मई के बाद के सारे हाईज को आज सरपास कर चुका है। अभी जो कॉस्ट जो स्टॉप लॉस है वो कॉस्ट पे ले आए 247 के करीब, और हमें लगता है कि 257 एंड इनफैक्ट उसके ऊपर 265 तक के भी लेवल्स मिल सकते हैं। तो 257 के फर्स्ट टारगेट के लिए इसमें तेजी की सलाह रहेगी। होटल्स के साथ ही हैं F&O सुपरस्टार के तौर पर ये स्टॉक आइडेंटिफाई किया था आशीष बहेती ने। गावा साहब, आप बताइए क्या ट्रेड कैरी कर रहे हैं? मुझे तो अशोक लेलैंड अच्छा लगता है, उसका चार्ट स्ट्रक्चर बढ़िया है। आज सपोर्ट मिला है, काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन से 142, 144 का स्टॉप लगाना चाहिए। मुझे लगता है 148 to 150 आते दिनों में देखेंगे अशोक लेलैंड। 150 की तैयारी ये स्टॉक कर रहा है। राजेश सातपुते, आपका पिक? श्वेता जी, आपने जस्ट शेयर किया था मैंने लार्सन एंड टुब्रो।
अब हाँ मैंने LND लिखा भी, सॉरी मेरे को बस वही याद रहा कि वीरू कह रहे थे कि क्या ट्रेड लेना है। तो अब बच्चे कौन? अमित सेठ, राइट? अमित जी बताइए। हर्षिता मैम, मेरी भी पसंद वैसे लार्सन थी, लेकिन वो डिस्कस हो गया तो दूसरा स्टॉक दूंगा। मुझे टाटा पावर काफी अच्छा लग रहा है, स्लो एंड स्टेडी मूवर है। आज इसमें ट्रैक्शन देखा जा रहा है। टाटा पावर ने अपने 50-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी क्रॉस कर लिया है। मोमेंटम इसका काफी वेल प्लेस है। 225 का प्राइस है। 222 का स्टॉप लॉस रखूंगा और 230 के लगभग मेरे टारगेट्स रहेंगे टाटा पावर में। एक अच्छा मौका देखने को मिल रहा है। स्टॉक देखिए स्पाइक दिखा रहा है 1.5% ऊपर। फिर अग्रवाल साहब आप बताइए क्या ट्रेड है? देखिए, ट्रेडिंग के नज़रिए से या डिलीवरी के नज़रिए से कहा जाए तो एक लार्ज कैप की कंपनी एस्ट्रल लिमिटेड पे ध्यान देना चाहिए। पीवीसी और सीपीवीसी में एक अग्रणी कंपनी है, एक्सपेंशन कर रही है, नए प्रोडक्ट्स में जा रही है, जैसे कि पेंट्स में एंट्री कर रही है, सैनिटरी वेयर में एंट्री कर रही है। चौथी तिमाही के नतीजे बहुत शानदार आए थे। कंपनी के मैनेजमेंट ने ये कहा है कि आने वाले 3-4 सालों में उनके रेवेन्यू में एक बड़ी जंप देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है कि ब्रांड प्रमोशन पे बहुत ध्यान दिया हुआ है, जैसे कि हिंदी के लिए उन्होंने रणवीर सिंह को, या और साउथ के लिए उन्हें अल्लू अर्जुन को हायर किया है उनके ब्रांड प्रमोशन के लिए। तो एस्ट्रल लिमिटेड पे एक बाय कॉल रहेगी। और अभी मैं जो आपके प्रोग्राम में थीम की बात हो रही थी, वहाँ मैंने देखा है कि रिटेल की थीम, कंज्यूम्शन की थीम जो है वो बहुत तूल पकड़ रही है। और उस लिहाज से मैं समझता हूँ मेट्रो ब्रांड्स पे ध्यान देना चाहिए, जिसमें अगर आप देखें तो 624 स्टोर थे उनके मार्च 2022 तक। 260 नए स्टोर जोड़ने की बातें कर रहे हैं वो इस साल में। टॉप ब्रांड्स हैं इनके। ऑलमोस्ट कैश पोजीशन बहुत अच्छी है, बैलेंस शीट के नंबर्स बहुत अच्छे हैं, और जो बिज़नेस मॉडल इनका है वो आउटसोर्सिंग का है, जिस कारण से बहुत ज़्यादा इनके फाइनेंशियली प्रेशर नहीं पड़ता है। और कोविड के बावजूद अगर आप देखेंगे तो नंबर्स बहुत अच्छे आए थे, और अभी भी जिस तरीके से डिमांड बढ़ी हुई है, मुझे लगता है कि आने वाले 2-3 क्वार्टर्स तक नंबर्स बेहद अच्छे आएंगे। पीयर ग्रुप से अगर कंपेयर करें तो वहाँ वैल्यूएशन भी सस्ते हैं। तो ये 2 स्टॉक देना चाहूँगा। ये एस्ट्रल में आपको रणबीर सिंह जी में ज़्यादा इंटरेस्ट था कि स्टॉक में ज़्यादा इंटरेस्ट था, राजेश जी? सर दोनों में इंटरेस्ट है। दादो सुट्टो क्या ऐड बनाया है, गावा सर बता पाएंगे। बहुत अच्छा ऐड बनाया है दादो सुट्टो करके। अच्छा अग्रवाल साहब, आपने वो रणवीर वर्सेस वाइल्ड देखा है क्या नेटफ्लिक्स पे? देखा थोड़ी देर मैंने, बट मुझे कुछ उतना समझ नहीं आया, मैंने अच्छा नहीं लगा तो फिर मैंने बंद कर दिया था। आई स्टार्टेड इट, आधी घंटा करीब देखा था, बट थोड़ी रणवीर सिंह की अच्छी केमिस्ट्री है, बट वो स्टोरी लाइन उतनी समझ नहीं आई। देखिए रणबीर सिंह जी के बारे में अब जरा इस मंच पे ठीक ठाक तरीके से बोला कीजिए। ये गावा साहब के नए पड़ोसी हैं हर्षिता, गलत तो नहीं कर रहे होंगे? गावा साहब प्लान क्या बन रहा है? कुछ बना है क्या? मेरे क्लब के भी मेंबर हैं। तो मुलाकात होती है, क्लब आते हैं कि नहीं आते? सही बात है जनाब। बिल्कुल 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 एब्सोल्युटली। गावा साहब तो डिटेल्स दे ही नहीं रहे, हम तो ये गॉसिप बटोरने की कोशिश करें कुछ डिटेल। गावा साहब ऑफ कैमरा बताइएगा जरूर। हाँ जी हाँ, ऑफ कैमरा बताएंगे, लेकिन हाँ वो गाबा साहब के नए पड़ोसी होंगे यहाँ पे। 119 करोड़ रुपए में अगर आप देखें तो नया आशियाना रणबीर सिंह जी ने खरीदा है। इस बीच याद रखिएगा निफ्टी 16060, हालांकि जो मेरा लेवल था 16,064 का था, बट आई थिंक एक मानस ने ओवरनाइट रिस्क आई थिंक वो कॉल सजेस्ट किया, आप ले सकते हैं। और अच्छा अगर आप देखें स्ट्राइक किया है। बस दिक्कत यह है कि निफ्टी बैंक इस पुल बैक में बिल्कुल भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, बस दिक्कत यह है। खैर फार्मा है और एफएमसीजी है जो कि काफ़ी अच्छा खासा मूव दे रहा है। एक बार जरा प्लीज़ डाउ फ्यूचर्स को लेकर आइएगा। डाउ फ्यूचर्स करीब 68 अंक ऊपर ट्रेड करते हुए करीब 30,671। एक बार यूरोपियन मार्केट्स लेके आइए, यूरोपियन मार्केट्स किस ट्रजेक्टरी में ट्रेड कर रहे हैं और वहाँ पे सूरत हाल क्या है। अगर आप यूरोपियन मार्केट्स को देखिए प्लीज़ स्क्रीन पर लेके आइएगा। और एक और चीज़ है कि ब्रेंट बहुत कोलैप्स नहीं हो रहा है, स्टिल 99.65, और
यूरोपियन मार्केट्स आपकी स्क्रीन पे कैक लगभग 2.5% ऊपर, डैक्स अगर आप देखें तो लगभग 213 अंक ऊपर यानी फीसदी के लिहाज से 2.25% ऊपर, और फुत्सी 1% ऊपर आके ट्रेड करता हुआ। ब्रेंट 99.68 कल 100 डे मा छुआ था, 200 डे मा वॉलेट किया था, लेकिन फिर स्ट्रेंथ को रीगेन कर गया 99.68। एक बार थोड़ा सा सेक्टोरियल आधार पर देखते हैं और हीट मैप को देखते हैं बाजार में क्या हुआ आज। टॉप ओआई गेनर अगर आप इस सेक्टर में इस सेशन में देखें जो था वो था आपका मेटल्स, और मेटल्स में याद रखिएगा शॉर्टिंग हुई है आज, बहुत तहजीब से शॉर्टिंग हुई है, और इसमें सेल में, टाटा स्टील में, और साथ ही साथ जिंदल स्टील में, हिंदुस्तान कॉपर में, एनएमडीसी में सबसे ज़्यादा शॉर्ट हुआ। तो एक हैवी पार्ट इस बाजार का जो आज था वो था शॉर्ट साइड पे इन मेटल्स, मतलब वो जो हमने लास्ट टाइम चेक किए थे 89 शॉर्ट्स, तो उसमें सब्सटेंशियल थे मेटल्स के। और अगर आप देखें बैंकिंग में जो शॉर्ट हुआ है उसमें आज एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में वाइल्ड शॉर्ट, कैनरा बैंक में वाइल्ड शॉर्ट, और साथ ही साथ इंडसइंड आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में, पीएनबी में, आरबीएल में काफ़ी वाइल्ड शॉर्ट है। एक फेडरल बैंक जहां पे अर्निंग्स का बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट था उसने अगर आप देखें आज एक लॉन्ग विटनेस किए। मेटल्स की बात हुई, बैंकिंग की बात हुई, फार्मा और एफएमसीजी जरा प्लीज एक बार लेके आइए। फार्मा स्पेस 4.2% ओआईडेशन, सबसे स्ट्रॉन्ग लॉन्ग आज आशीष की टीम में संजन था, करीब करीब 4% ही भागा लॉन्ग ओआईडेशन। एलकेम अगर आप देखें जो आज राजेश पालवी जी का सुबह मॉर्निंग में ट्रेड था वो स्ट्रॉन्ग चला। एबट इंडिया, साथ ही साथ मेरे ख्याल से टोरेंट फार्मा, ये फार्मा स्पेस में जो स्टॉक था जो कि अच्छा चला। डिफेंसेस में ही एफएमसीजी बास्केट में आज थर्ड टॉप ओआई गेनर था। यहाँ पे याद रखिएगा लॉन्ग साइड में क्रिएट हुआ टाटा कंज्यूमर में, यूबीएल में, टाइटन में, और साथ ही साथ ब्रिटानिया में। ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे। इनफैक्ट बलरामपुर चीनी और एशियन पेंट्स, बलरामपुर चीनी पे यहाँ पे मानस ने कमेंट भी किया था, बहुत स्ट्रॉन्ग लॉन्ग क्रिएट हुए। लेकिन जाते जाते एक स्टॉक पे और डिस्कशन करना चाहूँगा, प्लीज़ यूबीएल और यूएसएल लेके आइए। यूबीएल आज क्लोज होता हुआ लगभग आप समझ लीजिएगा कि एक सेकेंड, यूनाइटेड ब्रेवरीज लेके आइएगा। आपकी स्क्रीन पर ये ट्रेजेक्ट्री है 1655, इट्स ए पॉज, और एक बार यूएसएल लेके आइए। यूएसएल क्या कर रहा है आपकी स्क्रीन पे, यूनाइटेड स्पिरिट्स, ये आज क्लोज होता हुआ 823 पे, ये भी अगर आप देखें पॉज ले गया। तो दोनों ही स्टॉक्स आज एक पॉज लेकर एक सब्सटेंशियल मूव के बाद क्लोज होते हुए। हर्षदा। जी हाँ, तो कुछ स्टॉक्स है जो थोड़े से अटक रहे हैं, कुछ में तेजी बनती हुई। एक काउंटर पर मैं राजेश अग्रवाल से व्यू लेना चाहती हूँ। अग्रवाल साहब, एनआरबी बेरिंग्स ट्रैक करते हैं क्या? कैश मार्केट का ये स्टॉक है, लेकिन इसको लेकर कुछ फंडामेंटल जानकार काफी बुलिश थे। आज अचानक इसमें तेजी बनती दिखाई दी है इन द लास्ट हाफ आवर। देखिए बहुत ही शानदार कंपनी है। अगर आप इसके पिछले 10 बरसों के नंबर्स भी देखेंगे ना तो बहुत कंफर्ट आता है। बीच में एक आध साल की थोड़ी अंडर परफॉर्मेंस को अगर छोड़ दी जाए या कोविड पीरियड को छोड़ दिया जाए तो इस कंपनी के साथ दिक्कत यही है कि इसमें वॉल्यूम्स नहीं होते, इसलिए ट्रेडिंग में बनता नहीं है, तो लाइमलाइट में उतना रहता नहीं है। बट लंबी अवधि के लिए ये बहुत शानदार कंपनी। और सबसे बड़ी बात है इस वक्त ऑटो और ऑटो एंसिलरी जिस तरीक़ा से एक फ्लेवर में बने हुए हैं, मुझे लगता है कि उसका फ़ायदा इस कंपनी को भी मिलेगा और नंबर वाइज भी इसमें बिल्कुल बने रहा जा सकता है, इवन ऐड किया जा सकता है। तो एक अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर कुछ पोजीशन लेने की, और कुछ लोग तो खरीद रहे हैं स्टॉक को, यहाँ पर फायदा तो हाथ लग ही रहा है। आखिरी इनफैक्ट 7 मिनट बचे हैं, एक दो ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर। अच्छा, 16,066 तक पहुंचे हैं मानस, अब 20 मिनट तो बचे नहीं है, तो वहां पर ज्यादा देर ट्रेड नहीं कर पाए, लेकिन अगले हफ्ते के लिए फिर 16,200 के लिए तैयारी है ना पूरी? बिल्कुल, देखिए इसीलिए मैंने चांस लिया, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि जिस तरह का रिकवरी हमने बैंक निफ्टी में भी देखा, जिस तरह की रिकवरी निफ्टी में देखी, ऐसा लग रहा है टेस्ट करने की कोशिश करेगा जो कि 16,100 के आसपास है, और अगर वो लेवल्स ब्रेक हो जाएंगे तो 16,250 तक के स्तर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो जो 16,100 का कॉल ऑप्शन मैंने दिया है वो अभी भी इंटैक्ट है, बिल्कुल वहां पर खरीदारी करनी चाहिए। निफ्टी पर आप देखें 16,100 की कॉल आपको ग्रिप करनी है मानस जी के मुताबिक। और आते हैं कुछ, अगर आप देखें वो स्टॉक्स जहाँ पे आई थिंक मुझे आज क्लोजिंग में बहुत वाकई अगर आप देखें तो वो डेटा इम्प्रेस कर गया। और राजेश सतपुते जी से इस पर बात करते हैं। राजेश जी, आपने कॉल तो दी BTST लार्सन पे,
मेरा दिल कर रहा था कि आपसे लपेट के उस वक्त पूछ लूं कि इसकी कोई कॉल भी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। एलएनटी की कोई बुल स्प्रेड या फिर कोई प्लेन वनीला लेना चाहिए क्या? वाकई आई मीन शायद एक सेकेंड जरा प्लीज इसका डेरिवेटिव्स का स्टेट्स फायर कीजिएगा। कैपिटल गुड्स में 5% ओआईडेशन था, वर्लपूल में 10%, कमिंस में 8.4%, बीएल में 5.9%, पॉलीकैब में 9.2%। एलएनटी कहाँ है? एलएनटी में भी याद रखिएगा एडिशन 5.5% का हुआ है। दैट्स गुड, अच्छा है। और हालांकि डेरिवेटिव्स में डिलीवरी मार्क जो होती है, मतलब इंटरडे में लास्ट कुछ सेशन में उतनी स्ट्रांग नहीं रही है। वॉल्यूम्स में इसमें क्या है, एक अच्छा सा पिकअप आया है। कोई आउट ऑफ मनी 1700 की कॉल स्क्रीन पर रखिएगा। राजेश जी, क्या मत है आपका? वीरेंद्र जी देखिए, आप इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ कि 1700 से अच्छा 1660 का कॉल भी आपको चलेगा, क्योंकि ये सस्ता मिल रहा है, 31 के आसपास ही है। लॉट साइज सिर्फ 300 का है, यानी सिर्फ 9000 की लागत लगेगी। तो इसलिए मैंने एटीएम का कॉल सजेस्ट किया। एलएनटी बिल्कुल सही कहा, यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग बिल्टअप है। मेरे यहाँ से मेरे सॉफ्टवेयर में दिख रहा है ओपन इंटरेस्ट इज अप बाय 7%, और इसलिए मैंने जंप किया एलएनटी पे। सो एटीएम का कॉल ऑप्शन 1660 का कॉल ऑप्शन करीबन 31 पे मिल रहा है, तो इसे बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 10 रुपीज और टारगेट सेट करें कम से कम 50 to 60 तक। मेरे हिसाब से ये जाना चाहिए, क्योंकि दैट इज व्हाट द पैटर्न इज सजेस्टिंग। एलएनटी आपकी स्क्रीन पर आप देखिए तो ये कॉल कैरी करिए, बहुत स्ट्रॉन्ग स्विंग देती हुई। और मैं इनफैक्ट इसका ओआई चेक भी कर रहा था, और अच्छा अगर आप देखें मूव यहाँ पर है, ओआईलेशन काफ़ी अच्छा खासा हुआ है। चलिए अब हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हुए कुछ स्टैट्स को देखते हैं। एक बार जरा क्लोजिंग में प्लीज़ आप वीकली बेसिस पे जो हमने अब जो लॉन्ग शॉर्ट का कॉम्बिनेशन है उसको देख लेते हैं, और लॉन्ग शॉर्ट किन किन स्टॉक्स में बिल्डअप हुआ उसको भी देख लेते हैं एक बार। मैं हीट मैप रखूँगा आपकी स्क्रीन पर, और हीट मैप के मुताबिक सबसे स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप आज सिंजन में, टीवीएस मोटर्स में, बीईएल में, कमिंस इंडिया में, और टाटा कंज्यूमर में, और आयशर मोटर्स में। ये 6 स्टॉक्स जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग लॉन्ग लेके गए। ऑटो में अगर आप पूछें सबसे स्ट्रॉन्ग लॉन्ग, तो जैसे आयशर मोटर्स का जिक्र मैंने किया, उसके बाद टाटा मोटर्स में, और साथ ही साथ इंडियन होटल्स में आज एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग लॉन्ग क्रिएट हुआ। शॉर्ट बिल्डअप कहाँ पे था? मेटल्स पूरा का पूरा, जिंदल स्टील, टाटा स्टील, सेल, फार्मा में ग्लेनमार्क, पावर ग्रिड, एचएल टेक्नोलॉजीज, जीएसपीएल, एनबीसी, विप्रो, इन सभी काउंटर्स में आप देखें तो आज काफ़ी शॉर्ट बिल्डअप हुआ। शॉर्ट स्क्यूज कहाँ पे था? तो उसमें याद रखिएगा आज एलटीआई में, मिड कैप आईटी में एक शॉर्ट क्यूज था। एसआरएफ जो कि डी हाई पे क्लोज हुआ, उसमें शॉर्ट स्क्यूज था, यानी शॉर्ट्स जो थे वो कवर हो रहे थे। टाटा कंज्यूमर में आई थिंक टाटा कंज्यूमर नहीं, टाटा केमिकल, माफ कीजिएगा, टाटा केमिकल में शॉर्ट स्क्यूज था। नवीन फ्लोरिन में शॉर्ट स्क्यूज था। चोला फाइनेंस में अगर आप देखें तो शॉर्ट स्टेप हुए थे। एचडीएफसी अर्निंग से पहले अगर आप देखें तो आज क्या हुआ था कि जो भी शॉर्ट था वो अपने आप को अगर आप देखें थोड़ा सा अपनी पोजीशंस को ट्रिम करके गया एट 49.60 रुपीज़ आई थिंक एडवांटेज। 2.25% ऊपर ये स्टॉक क्लोज होता हुआ। अच्छे शॉर्ट स्क्यूज है यहाँ पर, और बीपीसीएल और साथ ही साथ ओबराय रियल्टी और साथ ही साथ भारतीय एयरटेल, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहाँ पे आज शॉर्ट स्क्यूज थोड़ा देखने को मिला। जहाँ तक निफ्टी और निफ्टी बैंक के सवाल हैं और यहाँ के ओआईएस का सवाल है, मैं इंट्राडे में अगर देखूँ मतलब इस वक्त तक तो इंडेक्स में आज बहुत ज़्यादा बिल्डअप नहीं हुआ, याद रखिएगा। बैंक निफ्टी में हार्डली 5.4% और निफ्टी में ना के बराबर 1.8% अभी जो मेरी स्क्रीन दिखा रही है। तो इंडेक्स पे बहुत अगर आप देखें जो सब्सटेंशियल पोजीशंस नेक्स्ट वीक के लिए मंडे मॉर्निंग के लिए नहीं जाती हुई। लेकिन इस क्लोजिंग को और बारीकी से देखने के लिए, समझने के लिए आइए चलते हैं हर्षदा के पास बॉल पे। हर्षदा, ओवर टू यू। इंडेक्स में अगले हफ्ते के लिए ज्यादा तेजी की पोजीशंस कैरी नहीं हो रही हैं, लेकिन डे हाई पर इंडेक्स जाकर टिक रहा है। 16,066 तक के लेवल्स देखने को मिले थे कुछ ही देर पहले, 16,058 के आसपास 120 अंकों की बढ़त पर दरअसल आज ट्रेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहीं पर निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। निफ्टी बैंक की चाल भी थोड़ी सी बेहतर हुई, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कर पाया है। 50 अंकों की बढ़त पर ये इंडेक्स जाकर टिक रहा है। आज एक्शन कहाँ था? आज एक्शन था एफएमसीजी काउंटर्स में, वहां पर तगड़ी तेजी देखने को मिली। और एफएमसीजी इंडेक्स देखिए 626 अंकों की बढ़त पर कारोबार करता हुआ। ऑटो कंपनियों में जोरदार तेजी बनती दिखाई दी है सेकंड हाफ में, तो वो इंडेक्स भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। 229 अंकों की बढ़त पर करीब 2% तक के गेन्स देखने को मिले हैं। लेकिन वर्स्ट ऑफ द लॉट आज निफ्टी आईटी आज ही नहीं, इस पूरे हफ्ते दरअसल बिकवाली के ग्रिप में रहा है। करीब 15 अंकों की गिरावट, हल्की गिरावट देखने को मिली। आज इतना कैपिटुलेशंस नहीं देखने को मिला। ओवर द वीक के आंकड़े जब देखेंगे तब आपको नजर
आएगा कि कितना प्रेशर देखा गया है आज के दिन। मेटल्स में भी आज थोड़ी सी पोजीशंस कटती हुई दिखाई दी है। टाटा स्टील जैसे काउंटर्स ये कुछ दबाव में जरूर थे। जेएसपीएल तो 4% लुढ़कता हुआ दिखाई दिया आज नतीजों से ठीक पहले। अब आते हैं हमारे हीट मैप पर। एडवांस डिक्लाइन रेशियो आप देखिएगा क्लोज था, कॉल 1:1 के आसपास का ही रेशियो पूरे दिन रहा, लेकिन आज अब स्क्रीन देखेंगे तो तेजी वाली दिखाई दे रही है। तेजी इसीलिए क्योंकि सेकेंड हाफ में स्पेशली आखिरी 1.5 घंटे में खरीदारी बनी। लेकिन आज का दिन कंजम्पशन थीम के नाम था। कंजम्पशन थीम जो आप एफएमसीजी में जोड़ सकते हैं, कंजम्पशन थीम जो आप ऑटो कंपनियों में जोड़ सकते हैं। टाटा कंज्यूमर 3-3.25% ऊपर, एचयूएल 2570 के लेवल्स पर टिकता हुआ लगभग 3% तक के गेंस देखने को मिले। आज तो टाइटन भी चमका है, करीब 3.25% तक के गेंस यहां पर आए। टाटा मोटर्स, मारुति जैसे काउंटर्स देखिएगा खरीदारी में, बजाज ऑटो में 1% तक का मूव देखने को मिला। एमएनएम चला, आयशर चला, ये सारे तेजी वाले काउंटर्स थे। इसके अलावा एलएनटी जिसका जिक्र वीरू कर रहे थे, वहां पर भी 2.5% तक के गेंस। एचडीएफसी में खरीदारी बनती दिखाई दी है। आज हमने देखा है कि बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट जैसे काउंटर्स भी चले हैं। कोटक है जो तेजी दिखा रहा है, लेकिन बाकी बैंकों में आप गौर करिएगा, एसबीआई फ्लैट, इंडसइंड बैंक फ्लैट, आईसीआईसीआई बैंक फ्लैट। खरीदारी के सौदे जरूर पकड़े जानकारों ने, लेकिन उतनी तेजी नहीं है। एक्सिस बैंक को लेकर थोड़ी सी चिंता बनती हुई, वहां पर प्रेशर। लेकिन इस पूरे हफ्ते टीसीएस और इन्फोसिस ने काफी दबाव दिखाया। आज टीसीएस एकदम फ्लैट क्लोज दिखा रहा था। दूसरी तरफ विप्रो 2% नीचे, एचसीएल टेक में 2% की गिरावट, और मेटल्स में हमने देखा टाटा स्टील जैसे ट्रेड्स थे जो कमजोरी की तरफ ट्रेड करते हुए दिखाई दिए थे। तो 16,054, 16,055 के आसपास दरअसल 116 अंकों की बढ़त पर निफ्टी जाकर टिका है। कुछ देर में वो एडजस्टेड क्लोज का आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। कुल मिलाकर आज का दिन थोड़ी सी बेहतरी वाला था। यहां पर कॉन्फिडेंस लौटा है कि आगे चाल बढ़ सकती है और 16,200 पर तो नजरें बनी हुई हैं। वीकली अब मूवर्स आपके लिए स्क्रीन पर लेकर आते हैं। तो वीकली आधार पर एनटीपीसी देखिए अच्छी तेजी में 159 के लेवल्स पर आया, 4% ऊपर। ओएनजीसी कल के मूव के बाद 4% के गेंस, और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स वीकली करीब 3 से 4% तक की बढ़त दिखाने में कामयाब। मारुति, एशियन पेंट्स, सिप्ला ये भी 3% वाले गेंस वाले काउंटर्स रहे हैं दिग्गजों में इस हफ्ते। तो यहां पर एक्शन देखने को जरूर मिला है। आईडीबीआई बैंक, ईडलवाइस जैसे ट्रेड्स पर भी आपकी नजरें होनी चाहिए, जहां पर हमने देखा थोड़ा सा ट्रैक्शन तेजी की तरफ देखा गया आज के दिन। ओबरॉय रियल्टी, इंडियन बैंक, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, ये भी कुछ और काउंटर्स थे। मंदी वाले ट्रेड्स लेकर आइएगा। वीकली लूजर्स में आपको दिखाई देगा टेक्नोलॉजी, एचसीएल टेक 10% नीचे, टीसीएस 8% नीचे, भारतीय एयरटेल में भी हमने देखा करीब 6% तक की गिरावट देखने को मिली। और टेक में और नाम है आगे, विप्रो 6% नीचे, तो इन्फोसिस में 5% की गिरावट, और टेक महिंद्रा में भी गिरावट। इन 3 कंपनियों के नतीजे आना अब भी बाकी है, ध्यान रखिएगा। इंडसइंड बैंक, बीपीसीएल, पावर ग्रिड जो दूसरे काउंटर्स थे जहां पर हमने देखा है वीकली आधार पर इन दिग्गजों में थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला। मिड कैप में इन्फो एज, नाल्को जैसे ट्रेड्स भी नजर आए हैं जहां पर करेक्टिव मूव देखा गया। लेकिन लार्जली अगर इस पूरे हफ्ते को आप एक लाइन में कहें तो कंजम्पशन थीम में रिकवरी देखने को मिली है। दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी काउंटर्स में कुछ दबाव बनता हुआ जरूर देखने को मिला है। जी तो एक डिसेंट क्लोजिंग, और लेट्स होप फॉर द बेस्ट के शुक्रवार की मतलब जिस प्रकार की ये क्लोजिंग रहे, सोमवार की सुबह और सोमवार की क्लोजिंग भी वैसी रहे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, राजेश अग्रवाल जी, राजेश सतपुते जी, मानस जायसवाल जी, समित चौहान जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, सभी स्टॉक्स और इंडेक्सेस बनाए रखने के लिए प्रकाश सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। इस हफ्ते के जो खिलाड़ी नंबर 1 के अगर आप देखें, जो 3 कैंडिडेट्स थे, 3 खिलाड़ी थे, उनका नाम था आशीष कयाल, प्रशांत सावंत और विकास सालुके। गेम अगर आप देखें बहुत अच्छा रहा, लेकिन अगर आप अंतिम दौर में आके रिटर्न्स को देखें तो आज जो फाइनल रिटर्न्स कैलकुलेट हुई उसके मुताबिक आशीष कयाल 7.53। देखिए महत्वपूर्ण ये भी है कि उन्होंने करीब 7.5% का स्विंग निकाला, और महत्वपूर्ण ये भी है कि ये बहुत ही चैलेंजिंग हफ्ता रहा था। ह्यूज टर्बुलेंस, अप्स एंड डाउन, स्विंग्स इन मिड कैप, और उसके बीच में 7.5% का स्विंग निकालना वाकई काबिल तारीफ है। आशीष जी की कुछ अच्छी कॉल्स हमारे स्क्रीन पर हैं, और वो कॉल्स थी KRBL यानी मिड कैप में, अगर आप देखें स्मॉल कैप में वो अपने आप को थोड़ा सा इंडल्ज कर रहे थे, और
राइज स्टॉक्स में से केआरबीएल, शिल्पा मेडिकेयर और जुबिलेंट इंग्रेविया और इंडस टावर, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स जिन्होंने उनको एक सब्सटेंशियल स्विंग दिया। एक बार जरा केआरबीएल का चार्ट फायर कीजिएगा। केआरबीएल इस हफ्ते राइज स्टॉक्स में अगर आप देखें जो मूव था उसमें केआरबीएल इस हफ्ते के शुरुआती भाग में यानी 11 जुलाई को एक सब्सटेंशियल मूव देखिएगा आप। आशीष केएल हमारे साथ हैं। आशीष, बधाई के पात्र हैं। बहुत ही मुश्किल चैलेंजिंग हफ्ते में आपने अच्छे स्विंग्स रिटर्न्स निकाली, लेकिन मोटे तौर पे मैं देख रहा हूं कि आप मिड कैप से फोकस कर रहे हैं। क्या यही अप्रोच लेके आप आगे बढ़ेंगे टिल द टाइम निफ्टी और बैंक निफ्टी कोई डिसाइसिव क्लियर मैंडेट, कोई बड़ा ब्रेकआउट ना देते तब तक? बहुत बहुत धन्यवाद आपके ये शुभेच्छा के लिए। और ये बहुत ही चैलेंजिंग वीक था क्योंकि कहीं पे अगर आप देखें तो मूवमेंट आया ही नहीं, ना ही निफ्टी ऊपर गया ना ही नीचे गया, जहां था वहीं पे रह गया। 16,050 के आसपास इर्द गिर्द हम घूमते रहे। लेकिन ऐसे में चलते हुए चुनिंदा स्टॉक्स में काफी बाइंग और सेलिंग देखी गई। और मैंने मिड कैप और स्मॉल कैप इसलिए चुना कि वो थोड़े इंडेक्स से इंडिपेंडेंट चलते हैं, जहां पर अगर आप देखें लार्ज कैप स्टॉक्स चुनना और मुश्किल होता क्योंकि वो इंडेक्स के साथ चलते हैं। लेकिन अगर आप देखें मिड कैप स्मॉल कैप थोड़े इंडिपेंडेंट चलते हैं, जैसे कि हमने आज जुबिलेंट इंग्रेविया भी दिया, वो बाद में जाकर 500 का आंकड़ा भी टच किया ऊपर में। हमने तो प्रॉफिट बांध लिया था 493 494 के आसपास, लेकिन बाद में जाके काफी अच्छा छलांग लगाया। तो ओवरऑल देखे तो चुनिंदा स्टॉक्स में से बाय करके पैसा बन रहा है। पूरा वीक मैंने ज्यादातर जो भी स्टॉक्स देखेंगे सब में बाय करके ही चलाओ और वो और नतीजा आपके सामने है। तो केआरबीएल, और एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो स्टॉक्स में मुझे नुकसान हो रहा था उसमें बहुत कम नुकसान करके मैं निकल गया, तो ओवरऑल नेट प्रॉफिट अच्छा खासा बन सका। आशीष, इनफैक्ट सुबह में भी हम बातचीत कर रहे थे, ये वैसा हफ्ता है कि टाइमली अगर आप प्रॉफिट बुक करेंगे तो उसका फायदा हाथ में लगता हुआ दिखाई देगा। लेकिन क्या यही स्ट्रैटेजी आगे, इफ एट ऑल निफ्टी पर हम व्यू लें, 16,200 की बातचीत हो रही है, इनफैक्ट आप तीनों भी उसी लेवल का इंतजार भी कर रहे थे, क्या यही रणनीति चलेगी या फिर कुछ ट्रेड्स कैरी करने का मौका भी आगे आने वाले समय में, स्पेशली अगले हफ्ते मिलेगा? देखिए ओवरऑल जो बाजार का रुझान है 16,200 से लेके 15,800, ये पूरा रेंज में है और यही रेंज में फंसा हुआ है। हमने बुधवार के दिन पे दबाव भी देखा था और जहाँ पे हमारी बात हुई थी कि भाई पूर्णिमा के दिन मार्केट में दबाव बनता है और वही हुआ, तो उसका फायदा उठाते हुए मैंने ट्रेड लिया। लेकिन आने वाले सप्ताह में अगर 16,200 250 का आंकड़ा निफ्टी पार करता है तब जाके हम पोजीशंस को कैरी करेंगे और 8-10-15% निकालने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन अगर 16,200 नहीं पार कर पाता है और यही रह जाता है, ये यहाँ से 15,800 लेवल ब्रेक होता है, तभी तो आपको प्रॉफिट, जैसे ही प्रॉफिट मिल रहा है 2-3% बांध के निकल जाना चाहिए। तो फिलहाल रेंज में सीमित दायरे में रहेगा। आने वाले सप्ताह में 16,200 क्रॉस करना आसान नहीं है। ओपन इंटरेस्ट अगर आप देखें 16,000 पे कॉल की काफी ओपन इंटरेस्ट है और साथ ही में पुट की भी ओपन इंटरेस्ट बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो ऐसा लगता है कि स्ट्रैडल, शॉर्ट स्ट्रैडल प्ले में है, तो इससे मार्केट को 16,200 पार करना मुश्किल होगा। अच्छा, 2-3 दफा आपने इस हफ्ते कहा पूर्णिमा के दिन मार्केट में दबाव आता है। वीरू, ये आपको जानकारी थी क्या? अब तो मून फेजेस पर भी नजरें रखनी पड़ेंगी। बिल्कुल नहीं, रखता है बाजार का एक बड़ा तबका जो होता है वो हर्षता, अगर आप देखें नक्षत्र वगैरह देख के ट्रेड करता है। अब लेकिन अभी तक हमने उस पर फोकस नहीं किया। हाँ। हमें इतना तो मालूम था कि कल से सावन शुरू हो गया, लेकिन हाँ इस पे नहीं। ये नॉर्मली आप देखते हैं क्या आशीष जी? देखिए मैं कोई एस्ट्रोलॉजर हूँ नहीं, मुझे तो अगर आप एबीसी भी पूछेंगे एस्ट्रोलॉजी की तो कुछ पता भी नहीं है। लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरे चार्ट्स के ऊपर मैं मून के फेजेस को लगा के देख सकता हूँ कि कौन से समय में बाइंग आ रही है और कौन से समय में सेलिंग आ रही है। तो लास्ट 18,600 का जो टॉप बना था, वहां से अगर आप लगा के देखें चार्ट पे कि पिछली बार पूर्णिमा हुई थी, वहां से मार्केट ने टॉप बनाया था। तो वो देख के ही मैंने जजमेंट लिया था कि शायद टॉप बन सकता है वापस। इंटरेस्टिंग है, वेनिंग और वैक्सिंग मून पर लोग नजरें रखते हैं। मैं तो नजर रखती हूँ वीरू, जब मैं किसी डाइव ट्रिप के लिए जा रही होती हूँ ना, तो तब वेनिंग मून, वैक्सिंग मून में वो फिर टाइड और किस तरह का ओशन का मूवमेंट होगा, नीचे क्या चल रहा होगा, उस साइंस पर मेरी नजर रहती है। लेकिन ये मार्केट से कभी जोड़ा नहीं है, नई लर्निंग है ये। अगली बार आशीष जी को अगली बार पूर्णिमा में बुलाएंगे, अगर कुछ शॉर्ट करना होगा तो इनसे करवाएंगे। हाँ, पक्का से। चलिए आशीष बहुत आशीष बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
इस बीच सीधा सौदा में आज किस तरह के रिटर्न्स बने हैं आशीष और नीरज के, वो भी आपकी स्क्रीन पर फटाफट से आ जाएंगे। काफी इंटरेस्टिंग ट्रेड्स आपके सामने पेश किए थे। सिंजीन में देखिए 4.5% तक की तेजी बनी। टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स नतीजों के बाद टूटा। टाटा एलेक्सी टाटा मोटर्स में खरीदारी का कॉल था और वहीं पर तेजी देखने को मिली और अच्छी तेजी हुई है इन पर्टिकुलर काउंटर्स में। नीरज ने दरअसल 2 मंदी 2 तेजी वाले ट्रेड्स, तो कंजम्पशन थी। वैसे नीरज ने सुबह ही में ही कह दिया था कि यहाँ पर एक्शन रहेगा। ब्रिटानिया देखिए 2% ऊपर, तो आईटीसी में भी करीब 1% तक की बढ़त। जेएसपीएल नतीजों से पहले आज 4% टूटा, तो मैक्रोटेक डेवलपर्स में भी करीब 1% तक की गिरावट देखने को मिली। तो ये था सीधा सौदा का परफॉर्मेंस। लेकिन फटाफट आपके लिए L&T टेक सर्विसेज के नंबर्स जो आ चुके हैं उसका डिटेल पेश कर देते हैं। मुनाफा 260 करोड़ से बढ़कर 270 करोड़, अनुमान था कि 271 करोड़ के आसपास कंपनी नंबर्स पोस्ट करेगी, ठीक वही देखने को मिला है। तो ये फिलहाल एक अपडेट आया है L&T टेक सर्विसेज की तरफ से। अब बाकी डिटेल्स अभी भी लेकिन वीरू आना बाकी है। ये नंबर तो इनलाइन दिख रहा है। जैम एग्जैक्टली आप देखें लाइन ये नंबर दिखाई देता है। लेकिन हर्षदा अब तक के जितने भी नतीजे आए, जिसमें अगर आप देखें कुछ बड़ी कंपनियां भी हो गई और कुछ मिड कैप कंपनियां भी हो गई और एक नतीजा ये भी, लेकिन अब तक का अगर आप मोटा मोटी निचोड़ देखें और ट्रेंड रहा जो नंबर्स में, वो क्या रहा, बोथ इन टर्म्स ऑफ एट्रिशन, मार्जिन्स, डील विंस, थोड़ा वो जरा बताने की कोशिश कीजिए एक बार। वन का अगर आप परफॉर्मेंस देखें, कमेंट्री इतनी खराब नहीं है। कई कंपनियों ने इनफैक्ट कहा है कि दरअसल इनकी जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो इंटैक्ट है, बरकरार है। कोई नेगेटिव स्टेटमेंट कंपनियों की ओर से नहीं निकल कर आया। इनफैक्ट कुछ कंपनियों ने अपने FY23 का जो गाइडेंस दिया था उसको बरकरार रखा है। हालांकि पेच वहीं पर फंस रहा है कि वो बढ़ नहीं रहा है। डिमांड मजबूत इस समय है, लेकिन सभी कंपनियों ने कहा है कि जब वो ग्राहकों से बात करते हैं तो आगे इकोनॉमिक स्लोडाउन की चिंता है और इस चिंता का एक रिफ्लेक्शन आप देखिए मार्जिन्स पर साफ देखने को मिला है। TCS HCL टेक के हमने देखा मार्जिन्स पर दबाव देखने को मिला था। ऑफ कोर्स TCS के केस में वेज हाइक का ज्यादा इंपैक्ट था, लेकिन दूसरी तरफ जो एक बड़ी प्रॉब्लम है वो है अट्रिशन, उस पर आएंगे। अगर आप मिड कैप कंपनियों का देखें, माइंट्री, L&T इन्फोटेक और टाटा एलेक्सी, यहां पर स्थिति थोड़ी सी और कंफर्टेबल होती हुई दिखाई दे रही है। इनफैक्ट कुछ कंपनियों का तो मार्जिन रिकॉर्ड हाई पर भी है। लेकिन जो प्रॉब्लम एरिया है वो है अट्रिशन। लोग अभी भी इन कंपनियों को छोड़कर दूसरी कंपनियों में जा रहे हैं और ये संकेत दे रहा है कि ये एक प्रॉब्लम एरिया उभर कर आ सकती है। अब सेकेंड हाफ के लिए अनुमान यही है कि अट्रिशन थोड़ा सा घटता हुआ दिखाई देगा, लेकिन ये चेंज आएगा चौथी तिमाही तक, उससे पहले नहीं। अट्रिशन के साथ साथ एक और आंकड़ा है कि जो हायरिंग के आंकड़े TCS और HCL टेक ने शेयर किए, पिछले साल अच्छी खासी हायरिंग हुई, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वार्टर में 8 तिमाहियों के निचले स्तरों पर हायरिंग का आंकड़ा निकल कर आया है। यह एक संकेत देता है कि अगर हायरिंग कम हो रही है तो क्या कंपनियों में भी डर है कि आगे डिमांड कम होती हुई दिखाई देगी। तो वो एक बड़ा सवाल है जो इस समय मार्केट में उठाया जा रहा है। तो ये कुछ चिंताएं हैं जिस पर दरअसल ये स्टॉक्स करेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक और चीज आपने ध्यान देनी है कि डील विंस हैं, डील पाइपलाइन स्ट्रांग है, लेकिन कोई ऐसी बड़ी डील्स इन कंपनियों ने एटलीस्ट Q1 में साइन नहीं की है, जिसके कुछ अंश हमने देखे थे पिछले साल जरूर नजर आए थे क्वार्टरली नंबर्स में। अब मार्केट डरावा क्यों है, मार्केट को क्या दिक्कत दिखाई दे रही है, उस पर आना जरूरी है। देखिए इस समय ग्लोबल स्लोडाउन की काफी कुछ चर्चा देखने को मिल रही है, खासतौर से अमेरिका में जिस तरह से इन्फ्लेशन के आंकड़े, जिस तरह से ब्याज दरें बढ़ाई जा रही हैं, तो आगे मंदी का असर इन कंपनियों के बजट्स पर आता हुआ दिखाई दे सकता है, इनके क्लाइंट्स पर आता हुआ दिखाई दे सकता है। H1 से ज्यादा दरअसल H2 को लेकर ज्यादातर मैनेजमेंट्स कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक है, यानी कि बढ़त होगी लेकिन उतनी ज्यादा नहीं जितना पिछले क्वार्टर्स या फिर पिछले साल में देखने को मिला था। इसके अलावा अगर आप ध्यान दें, पिछली बारी जब भी ग्लोबल मंदी की बात हुई है, जब भी जीडीपी लेवल पर कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है, इवेंचुअली आखिर में ही सही लेकिन आईटी कंपनियों पर इसका असर आता है, तो वो एक डर इस समय है। तो अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिहाज से देखे तो Q3 Q4 ऑनवर्ड्स वो प्रेशर देखने को मिल सकता है। ज्यादातर ब्रोकरेजेस ने दरअसल इन कंपनियों को या तो डाउनग्रेड किया है या फिर एक न्यूट्रल रेट रखा है। इनफैक्ट मॉर्गन स्टैनली जैसा ब्रोकरेज कहता है कि अगले 6 महीनों में एनआईटी कंपनियों के लिए कोई पॉजिटिव ट्रिगर भी नहीं निकल कर आएगा। तो ये कुछ चिंताएं हैं जिसके चलते हम देख रहे हैं दिग्गज कंपनियां हो या फिर मिड कैप स्टॉक्स
आईटी काउंटर्स में काफी ज्यादा बिकवाली का दबाव इस समय जारी है।